गुड इवनिंग डियर लर्नर्स। आज ये वे क्लास स्टार्ट करते हैं। नमस्ते बच्चे, सबको नमस्ते। टुडे आई बॉट एसेक प्राइम अल्फा बैच। ग्रेट। चलिए भाई, गुड इवनिंग बच्चों, सबको गुड इवनिंग। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट और एग्रीमेंट के क्वेश्चंस। देखिए, वैसे तो मैं आपको बता देता हूँ, सब्जेक्ट और एग्रीमेंट जो होता है, जो आपका कंपटीशन का सिलेबस है, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं उनमें से एक है। मतलब कंपटीशन की जब आप तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब वो लगभग उनसे उन पर तो क्वेश्चंस लगभग आने ही आने हैं। ठीक है, तो सब हाँ। सो कोल्ड टुडे, रियल इट इज सो कोल्ड, इट इज क्लाउडी हियर इन दिल्ली। चलिए, और हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो हमारा सब्जेक्ट एग्रीमेंट चैप्टर है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स व्हेन वी आर लर्निंग इंग्लिश फॉर सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो वन वर्ड्स, ये जो आपका सब्जेक्ट और एग्रीमेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसके साथ में एक और अच्छी बात है। अच्छी बात यह है कि इट इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट चैप्टर्स इन इंग्लिश। इंग्लिश के जो सबसे ईजी चैप्टर्स होते हैं उनमें से एक है। वैक्सीन तो मैं बेटा बहुत पहले लगवा चुका हूँ, मेरी तो दोनों डोज बहुत पहले हो गई हैं, लेकिन इधर उधर की बातें मत करो, ठीक है। चलिए, ऐसे कि एलीट का भी देखो, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछ ही दिया है। मैं शुरुआत में बता देता हूँ इस सेशन के। हम अभी 1 और 2 दिन और फॉर्म एक्सेप्ट कर रहे हैं ऐसे कि एलीट के, मतलब 1 या 2 दिन, मतलब आज का तो चले गया, कल और, ठीक है। तो फ्राइडे तक हम उसके फॉर्म्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, और फिर हम उसके बाद में कोई फॉर्म्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे फ्राइडे के बाद में। और उसके बाद में फिर वो जो आपके इंडक्शन प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो धीरज रखिए, अगर आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है तो यू रेस्ट अश्योर्ड, यू विल गेट अ कॉल, ठीक है, फ्रॉम अस। आपको कॉल आएगी, बट वो सैटरडे संडे में आएगी। अभी हम कल तक और फॉर्म एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। खैर, चलिए, तो सब्जेक्ट और एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर भी होता है, इजी चैप्टर भी होता है। मतलब इसमें कुछ ज़्यादा खास होता नहीं है। क्या होता है वो आप लोग जानते ही हो कि यू हैव टू यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। इफ द सब्जेक्ट इज इन सिंगुलर नंबर देन वर्ब मस्ट बी इन सिंगुलर। इफ द सब्जेक्ट इज इन प्लूरल नंबर देन वर्ब मस्ट बी इन प्लूरल, ठीक है। सर आप हरदोई के हो क्या? हाँ बेटा, मैं हरदोई से हूँ, हरदोई डिस्ट्रिक्ट है मेरा। हाँ, क्या तुम लोग अंट बातें करते हो इधर की? आप हरदोई से हो क्या? ऐसे के लेट प्रोग्राम का क्या हुआ? ठीक है, ये वो देखो, एक ने पता नहीं क्या कमेंट लिख दिया, उसको पता नहीं। आई हैव अ डाउट वेदर आई यूज ऑन और विद सेंटेंस बर्ड्स फ्लाई। विद इज, आई थिंक विद इज करेक्ट। हालांकि ऑन भी गलत नहीं होगा, बट कॉन्टेक्चुअली डिफरेंट हो जाएगा। अल्फा बैच लेने से सीएपीएफ एग्जाम निकल जाएगा। अल्फा बैच आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देगा, मतलब एग्जाम निकल जाएगा। ये तो मैं अपने जो हमारे ऑफलाइन बच्चे पढ़ने आए होते हैं, मैं उनसे भी नहीं कहता हूँ। मतलब आप लोग जो मुझसे काफ़ी पहले से जुड़े हुए होंगे, अब वो ये बातें जानते होंगे। नए बच्चे हैं वो नहीं जानते होंगे। एग्जाम का तो मैं किसी से नहीं कहता कि तुम्हारा निकल जाएगा। आपने देखा होगा, बहुत से टीचर्स होते हैं, बहुत से कोचिंग सेंटर्स होते हैं, वो प्रॉमिस करते हैं आपको, मतलब एक तरीके से कमिट करते हैं। उनके एडवर्टाइजमेंट में लिखा होता है, एडवर्टाइजमेंट्स जो उनका मटेरियल होता है, उनके पोस्टर्स हैं, पैम्पलेट्स हैं और थंबनेल्स वगैरह हैं, आप उस पर देखोगे 50 में से 50 आएंगे, नहीं देखा? ठीक, तो उनका आप देखोगे तो उस पर ऐसा लिखा रहेगा 50 में से 50 पाएँ, 200 में से 200 पाएँ, ठीक है, 100% गारंटेड सिलेक्शन। मतलब बकवास, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। मैं ऐसा नहीं यूज करता, ये बड़े ओछे वर्ड होते हैं, मतलब ये झूठे होते हैं। जो लिख रहा होता है उसको खुद पता होता है कि उसने झूठ लिखा है, लेकिन वो झूठ का सहारा मतलब झूठ का सहारा लेकर ना दूसरों को बेवकूफ बनाना चाहता है। उसमें क्या होता है, जो बच्चे नासमझ होते हैं, थोड़े से इमेच्योर होते हैं, या थोड़े से भोले वाले किस्म के आप कह लो होते हैं, वो उनके चक्कर में पड़ जाते हैं। ठीक। तो वो कह रहा है हरदोई वालों की इंग्लिश थोड़ी कमजोर होती है।
ऐसा नहीं है बेटा, आप मेहनत करोगे सही तरीके से करोगे तो हरदोई लखनऊ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हरदोई के हो कि बाराबंकी के हो कि सीतापुर के हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेहनत करोगे तो इंग्लिश सही हो जाएगी, सही तरीके से करोगे। और सही तरीके से मेहनत नहीं करोगे तो फिर चाहे तुम वॉशिंगटन DC से हो, ठीक है, तो भी इंग्लिश गलत ही रहेगी। ठीक, तो होता क्या है, जैसे किसी बच्चे ने ये पूछा कि सर हम आपका ये बैच ज्वाइन कर लेंगे तो क्या हमारा एग्जाम निकल जाएगा? ये तो मैंने आज तक कभी किसी से नहीं कहा बेटा। मुझे पढ़ाते हुए कंपटीशन के लिए 10 साल तो कम से कम हो ही गए होंगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मान लो 10 साल तो हो गए होंगे। मैंने आज तक अपने पूरे करियर में कभी किसी बच्चे से, ना मेरे किसी एडवर्टीजमेंट मटेरियल पे ऐसा लिखा हुआ पाया होगा कि 50 में से 50 पाएँ, 100 में से 100 पाएँ, 200 में से 200 पाएँ, 100% गारंटेड फलाना ढिमकाना है, कभी नहीं लिखते। मैं बस एक चीज़ कमिट करता हूँ, मतलब वो भी ऑफलाइन के बैचेज में, ऑनलाइन में मैं वो भी कमिट नहीं करता, ठीक है। ऑफलाइन के बैचेज में बस इतना कमिट करता हूँ कि हाँ भाई, अगर जिस तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, इस तरीके से आप मेहनत करोगे, रेगुलर रहोगे, पंक्चुअल रहोगे, अपने डाउट डिस्कस करते रहोगे तो निराश नहीं होगे। निराश नहीं होने का मतलब ये है कि ये नहीं तुम्हें कहना पड़ेगा कि यार इनसे ना इंग्लिश पढ़ के किसी और से पढ़ लेते तो बेहतर रहता। मतलब ये मैं कई बार कहता भी हूँ और मुझे पता है कि मैं ऐसे क्यों कहता हूँ, ठीक है। तो मैं ये कभी किसी को कमिट नहीं करता कि मेरे पढ़ाने से या मेरे बैच ज्वाइन कर लेने से तुम्हारा एग्जाम पास हो जाएगा, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, तुम अमीर हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये सब बाहियात की बातें। ये बस कहता हूँ कि हाँ भाई, जो मेरे तरीके हैं, अगर उन तरीकों को अपनाओगे, उस तरीके से चलोगे, जैसे आपको गाइड किया जा रहा है उस तरीके से मेहनत करते रहोगे, अपने डाउट्स वगैरह टाइम टू टाइम क्लियर करते रहोगे, तो ये नहीं कहने को मैं मतलब आपको मौका दूंगा कि तुम ये कहो कि नहीं, इनसे ना पढ़ के किसी और से पढ़ लिए होते तो बेहतर होता। ये है मतलब, बस, ठीक है। और बाकी मैं, नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे, पेपर पास होगा नहीं होगा, वो भैया अपना तुम देखो जाके, उसका मैं कभी किसी को कमिट नहीं करता, ठीक है। मैं उन टीचर्स में से नहीं हूँ जो ये लिखूँ कि 100% गारंटेड सिलेक्शन, 50 में से 50 आएंगे, 100 में से 100 आएंगे, एग्ज़ाम तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, तहलका मचा देंगे, तांडव मचा देंगे, ठीक है, सुनामी ला देंगे, बकवासबाजी। तो ये है कि आपको एक अच्छा फाउंडेशन मिल जाएगा। इंग्लिश को लेकर जो आपके कन्फ्यूजन्स होते हैं, जो आपको सीखना चाहिए, जो आपको आना चाहिए, वो आपको सब सिखाया जाएगा, बताया जाएगा, समझाया जाएगा, डाउट्स भी होंगे, बट इससे ज़्यादा हम रिजल्ट कभी कमिट नहीं करते, किसी को नहीं करते। कोई भी हो, हम कभी किसी को कमिट करते ही नहीं रिजल्ट, कि तुम्हारे मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे, तुम्हारी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, वो तुम पर डिपेंड करता है। तुम कितने बड़े लल्लू हो, हमें क्या पता है। हमने बढ़िया प्रिपेयर करके तुम्हें भेजा, हमने अच्छे से तुम्हारी तैयारी करवाई, तुम थे ही गधा तो हम क्या कर लेंगे। चलो आ जाओ, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बातें तो करते रहोगे तो रात भर बातें करते रहो, बातें कभी खत्म नहीं होती। अब हम लोग काम शुरू करते हैं। चलिए, ये देखिए कुछ सेलेक्ट क्वेश्चंस हैं, मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से क्वेश्चंस को मैंने इसमें अरेंज किया है। क्वेश्चंस इसमें इस तरीके से हैं, ठीक है। इसमें मैं आपको बता देता हूं क्या है मसला। मार्केट आपकी जबरदस्त है। नहीं, मार्केट में नहीं कहता इसको, नहीं नहीं नहीं, आप बच्चे, आप मतलब मेरी बड़ाई करना चाह रहे हो, लेकिन बड़ाई करने के चक्कर में मेरे कपड़े उतार रहे हो, ठीक है। ऐसी बड़ाई मत करो कि मेरे ही कपड़े उतर जाए, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, ये मेरी मार्केट नहीं है, ये बच्चों का भरोसा है, ठीक। आप देखो होता क्या है कि जैसे जब लोग बैच बनाते हैं, मतलब 1 मिनट में तुम लोगों का और लूंगा, चूंकि बच्चे ने ऐसी बात कह दी है तो इसको थोड़ा सा क्लियर करना यहाँ पे वैसे जरूरी है कि बच्चे ने कहा कि आपकी मार्केट जबरदस्त है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसको मार्केट नहीं मानता, मैं इसको ये मानता हूं कि जो मैं मेहनत करता हूं ईमानदारी से, उसका रिजल्ट है, बच्चों का भरोसा है। कोई भी अगर मेहनत ईमानदारी से करेगा, ठीक है, अपनी ओरिजिनलिटी पे काम करेगा, तो उसको ऐसा होगा ही होगा, ठीक है। और ये मार्केट नहीं बच्चे, ये ही इन लोगों का भरोसा है। आप एक चीज देखो, मेरा अल्फा बैच आएगा कब? 10 तारीख को, मतलब 10 तारीख तक उसका डिस्काउंट है, 11 तारीख से क्लासेस स्टार्ट होंगी, ठीक है। अभी क्लासेस नहीं हो रही, उस बैच में कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। 2 हफ्ते से उसके एडमिशन ओपन है, क्लासेस स्टार्ट होगी 11 तारीख को जनवरी में, एडमिशन्स उसके ओपन हो गए मुझे लगता है 25 या 26 दिसंबर से, मतलब 2 हफ्ते से भी ज़्यादा का टाइम। आप ये देख के चलो कि 2 हफ्ते तक बच्चे ने 2 हफ्ते पहले एडमिशन ले लिया, और अभी जैसे वो बच्चा कमेंट कर रहा था, ठीक है। तो हमारा क्या है कि हमने बैच अनाउंस कर दिया, क्लास स्टार्ट करेंगे बाद में, ठीक है। एडमिशन्स उसके पहले ही होते हैं, और तुम लोग तो जानते हो कि हम अपने ऑनलाइन के किसी बैच का डेमो नहीं देते। हम ऑनलाइन जो बैच बनाते हैं ना, उसका यूट्यूब पे डेमो देते ही नहीं, वो केवल ऐप पर ही होता है बस। तो ये बच्चों का भरोसा है कि आपने अभी क्लास नहीं स्टार्ट की, बच्चा एडमिशन लिए बैठा है पहले से ही, तो आपको भरोसा कर रहा है,
ठीक है, और कोई डिस्काउंट वगैरह भी नहीं, और ये भी नहीं कि 12 घंटे के लिए फीस इतनी हो गई है या 2 दिन के लिए और बढ़ा दी है, अभी 2 दिन इतनी ही रहेगी, ठीक है, ये कोड लगाओ तो 22% आ जाएगा, इतना लगा दो तो ये 32% आ जाएगा, ये नाटकबाजी भी नहीं करते। तो ये केवल भरोसा है। कोई भी पर्सन अगर अपना काम मेहनत ईमानदारी से करेगा तो उसको देर सवेर रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, बस यही है। तो हम ऑनलाइन का कोई डेमो भी नहीं देते, ऑनलाइन बैचेस का कोई डेमो नहीं देते यूट्यूब पे। जैसे हमें भी पता है लोग ऑनलाइन बैच बनाते हैं तो यूट्यूब पे उसका 4-5-6 दिन डेमो दिखाते हैं, जब तक वो अच्छा पढ़ाते हैं, जिससे कि यूट्यूब वाला बच्चा जिसने एडमिशन नहीं लिया होता कोर्स में वो भी देखता है, सोचता है हाँ सर जी वो अच्छा पढ़ा रहे हैं तो ज्वाइन कर लेता है। हम तो ऐसा कुछ नहीं करते, ठीक है। हम अपने जो ऑनलाइन बैचेस हैं उनको कभी यूट्यूब पर पढ़ाते ही नहीं, और एडमिशन लेते हैं बैच स्टार्ट करने से पहले। तो ये सब ऐसे ही है, बच्चों का भरोसा है, ठीक है। तो आप मेहनत ईमानदारी से करोगे तो किसी के साथ भी ऐसा होगा, चाहे मैं हूं, चाहे तुम हो, चाहे कोई भी हो। चलिए अब आ जाओ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या किया इसमें, सब्जेक्ट और एग्रीमेंट के जो हम क्वेश्चन आज डिस्कस कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं इसमें क्या है। इसमें हमने जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्ट और एग्रीमेंट में, उनमें से हर एक टाइप के ना 1 या 2 क्वेश्चन ले लिए। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही टाइप के हमने बहुत से क्वेश्चन बना लिए, जितने जितने टाइप के क्वेश्चन सब्जेक्ट और एग्रीमेंट के आते हैं पेपर में, हमने उन सारे टाइप्स के 1 या 2 क्वेश्चंस ले लिए और उन्हीं 1-2 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड एक आधा एग्जांपल की जरूरत और पड़ेगी तो वो लिख के यहीं पे बता देंगे, ठीक है। चलो आ जाओ। मालगुडी डेज आर अ कलेक्शन ऑफ इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज रिटन बाय आर.के. नारायण, नो एरर। चलो अब बच्चे बात मत करो, चलो ठीक है, मतलब बात करो इधर उधर की नहीं, पढ़ाई की। चलिए पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ गया, मतलब आपकी स्क्रीन पे आ गया, आंसर बताइए। मालगुडी डेज आर अ कलेक्शन ऑफ इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज रिटन बाय आर.के. नारायण। ठीक है, अब देखो ये जो मालगुडी डेज है, हालांकि ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है लेकिन शुरुआत इसी से करनी थी तो इसको सबसे पहले हमने लिख लिया। मालगुडी डेज जो है ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये इसकी वर्ब है आर। अब हमें पता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी। मालगुडी डेज हमने प्लूरल लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर एक पॉइंट समझना है आपको, अभी ज्यादा मतलब वैसा मत करना है, अभी शुरुआत है तो इजी क्वेश्चंस पहले डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। मालगुडी डेज में आप देखो एम भी कैपिटल है, डी भी कैपिटल है डेज का। अब होता क्या है कि कोई भी सेंटेंस अब आप लिखोगे, उस सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर है वो तो कैपिटल होगा ही होगा, तो एम तो कैपिटल होना ही था। डेज में डी भी कैपिटल है, तो अगर डेज में डी भी कैपिटल है तो इसका मतलब समझ में आ रहा है कि जो मालगुडी डेज नाउन है ना, ये एक प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर, क्योंकि प्रॉपर नाउन्स में क्या होता है कि अगर कोई प्रॉपर नाउन है और उसमें 2 या 2 से ज्यादा वर्ड है तो हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। तो अगर हम मालगुडी डेज जो हमारी नाउन फ्रेज है, हालांकि नाउन फ्रेज नहीं है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है, तो इसमें एम भी कैपिटल है, डी भी कैपिटल है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो मालगुडी डेज है ये एक प्रॉपर नाउन है। अच्छा, तुम में से ज्यादातर बच्चे बात जानते होंगे कि प्रॉपर नाउन्स जो होते हैं दे आर ऑलवेज सिंगुलर। उनका अपीयरेंस प्लूरल हो सकता है लेकिन वो प्लूरल नहीं हो सकते, वो होते हैं हमेशा सिंगुलर ही हैं। तो अगर सिंगुलर होते हैं तो यहां पे इज आ गया। तो 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि ये प्रॉपर नाउन है। हमें कैसे पता चला प्रॉपर नाउन है, क्योंकि मालगुडी में एम कैपिटल है और डेज में डी कैपिटल है। अगर कोई हम नाउन लिख रहे हैं 2 या 2 से ज्यादा वर्ड का, और उस वर्ड का हर एक वर्ड का मतलब कोई ऐसा प्रॉपर नाउन लिख रहे हैं, कोई ऐसा नाउन लिख रहे हैं जिसमें 2 या 2 से ज्यादा वर्ड है और हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, तो इसका मतलब आपका प्रॉपर नाउन है, एक तरीका। दूसरा मैं और बताता हूं, एक वजह और बताता हूं। एक तो वजह ये हो गई, दूसरी वजह सुनिए। मालगुडी डेज एक बुक का नाम है। तुम में से जो बच्चे जानते हो, कुछ तो जानते होंगे, आर.के. नारायण जी की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। पहले दूरदर्शन पे एक सीरियल भी आया करता था, स्वामी की कहानियां, मालगुडी डेज एक सीरियल भी आता था इसी नाम से। तो मालगुडी डेज, जिन बच्चों को पढ़ने का शौक है मैं उनसे कहूंगा उसको खरीद भी लें। मालगुडी डेज अच्छी बुक है, इसमें शॉर्ट स्टोरीज है, आप खरीद लीजिए, ठीक है, पढ़ने के लिए, मतलब रीडिंग की जिनको प्रैक्टिस करनी है। मालगुडी डेज द नेम ऑफ अ बुक, एक बुक का नाम है। अच्छा, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, नाम चाहे बुक का हो, चाहे पोएम का हो, चाहे स्टोरी का हो, चाहे मूवी का हो, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो, चाहे किसी कंट्री का हो, नेम्स आर टाइटल्स। नेम्स जो होते हैं वो टाइटल्स होते हैं। तो यहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि टाइटल्स जो होते हैं वो नेम्स होते हैं, आर ऑलवेज सिंगुलर। अगर हम कभी भी किसी टाइटल को सब्जेक्ट बनाकर यूज करें,
जो किसी मूवी का टाइटल हो, किसी सीरियल का टाइटल हो, किसी का भी हो, ठीक है। तो टाइटल्स आर ऑलवेज सिंगुलर, टाइटल्स हमेशा सिंगुलर होते हैं, ठीक। तो अब मालगुडी डेज अगर तुम्हें ये पता है कि ये नेम ऑफ अ बुक है, तो अपने आप जान जाओगे प्रॉपर नाउन है, टाइटल है। टाइटल्स हमेशा सिंगुलर होते हैं, और ये जो टाइटल्स हमेशा सिंगुलर होते हैं, इस बात को साबित करने के लिए मैं 2 एग्जांपल्स और लिखता हूं। यहां पे स्पेस बचा नहीं है तो इसलिए एक ब्लैंक पेज ऐड कर लेता हूं। देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा, द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, देन यूनाइटेड नेशंस have expressed some concern about it, ठीक है। एक और देखिए, अवेंजर्स एक मिनट, Avengers were directed by Russo brothers, ठीक है। चलो, अब ये 2 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, ठीक है। हाँ, अब यहां पे देखिए, यूनाइटेड नेशंस क्या है? ऑर्गेनाइजेशन, टाइटल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये, उसका टाइटल है। एवेंजर्स क्या है? देखो, वैसे तो एवेंजर्स वो हीरोज हैं, फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। आयरन मैन, थॉर, कैप्टन अमेरिका और फलाना ढिमकाना, वो सारे हल्क वगैरह। तो अगर हम एवेंजर्स उन पर्सनैलिटीज को रेफर करें तब तो ये प्लूरल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो एवेंजर्स हमने लिखा ना, ये उन कैरेक्टर्स को नहीं, ये नेम ऑफ मूवी को रेफर कर रहा है। लिखा ना, वर्ड डायरेक्टेड बाय रूसो ब्रदर्स, तो यहाँ पे इसका एवेंजर्स का मतलब है मूवी का नाम भी है ना एवेंजर्स। तो ये जो है, ये दोनों टाइटल हैं, ये भी टाइटल है, ये भी टाइटल है। ये टाइटल है ऑर्गेनाइजेशन का, ये टाइटल है मूवी का, ठीक। एक और देखो, एक मैं एग्जांपल और लिख देता हूं। स्नो वाइट एंड 7 ड्वार्फ्स आर a best selling title या बेस्ट सेलिंग बुक। अब यहां पे देखिए, स्नो वाइट एंड 7 ड्वार्फ्स क्या है? एक बुक का टाइटल है। तो टाइटल चाहे किसी का भी हो, चाहे बुक का हो, चाहे पोएम का हो, चाहे ऐसे का हो, चाहे सीरियल का हो, चाहे मूवी का हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन का हो, किसी का भी हो, टाइटल्स हमेशा सिंगुलर होते हैं। अब देखने में ये हमें प्लूरल लग रहा है, अवेंजर्स, नेशंस, ड्वार्फ्स, बट ये सब सिंगुलर है। इज, was, has। तो कुल मिला के मेन बात ये ध्यान रखनी है कि जो टाइटल्स होते हैं वो चाहे किसी के भी हो, ठीक है। टाइटल्स आर ऑलवेज सिंगुलर, एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है ना पहले वाला, ये मालगुडी डेज इज द नेम ऑफ अ बुक, हेंस इट इज अ टाइटल। बीइंग अ टाइटल इट कैन नॉट बी प्लूरल, इट इज सिंगुलर एंड वी हैव टू यूज अ सिंगुलर वर्ब। वोकैब का तो कोई अंत नहीं है, अंत तो बेटा किसी भी चीज का कहीं नहीं है। द यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग, ग्रोइंग, ठीक है। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द फिनोमिना वाज डिस्क्राइब्ड एज अ सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स बाय द हिस्टोरियंस ऑफ दैट एज। अब देखो, तुम में से कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो जरूर ये बात जानते होंगे कि जो फिनोमिना हमने नाउन लिखा है, ये जो सब्जेक्ट लिखा है हमने, ये प्लूरल है, इसकी सिंगुलर फॉर्म होती है फिनोमिनन। सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, सिंगुलर फॉर्म होती है फिनोमिनन, और फिनोमिना जो होती है ये प्लूरल फॉर्म होती है, ठीक है। ये होती है सिंगुलर फॉर्म और ये होती है प्लूरल फॉर्म, ठीक। तो ये जो हमने फिनोमिना लिखा ना, ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, लेकिन जो देखो हमने वर्ब लिखी है तो सिंगुलर लिख दी, वाज डिस्क्राइब्ड, तो अब ये गलत हो गया। अब हम इसको कैसे सही करेंगे? तो हमारे पास में 2 ऑप्शन है, या तो हम लिखेंगे द फिनोमिनन, ठीक है, या हम लिखेंगे फिनोमिना, ठीक। अब पूरा सेंटेंस पढ़िए। द फिनोमिना वाज डिस्क्राइब्ड एज अ सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स बाय द हिस्टोरियंस ऑफ दैट एज। तो यहां पे या तो फिनोमिनन कर लीजिए तो भी सही हो जाएगा, या फिनोमिना कर दीजिए तो भी सही हो जाएगा।
अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, हमेशा ध्यान रखिएगा, मतलब छोटा सा पॉइंट है, सबको पता होना चाहिए, ठीक है, कि अगर कभी भी ऐसा तुम्हें लगे सेंटेंस में कि हम किसी सेंटेंस को सब्जेक्ट का नंबर चेंज करके या वर्ब को चेंज करके दोनों तरीके से सही कर सकते हैं, और दोनों ही तरीके से जो हम चेंज करेंगे तो जो हमारा रिजल्टिंग सेंटेंस होगा वो रिजल्टिंग सेंटेंस ग्रामेटिकल होगा और लॉजिकल होगा। अगर ऐसा लगे, फिर से सुन लीजिए, पूरी बात सुननी है, एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है। पूरी बात यह है कि अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि किसी भी सेंटेंस को, या एक काम करो, मैं एक एग्जांपल लिख के, इतनी देर बार बार बोलूंगा, उससे अच्छा एक एग्जांपल लिख के समझा देता हूं। ये देखो, एक एग्जांपल देखो, ही आर वेरी हैप्पी। अब जैसे हमने ये सेंटेंस लिखा, ही आर वेरी हैप्पी, तो इसमें ही सब्जेक्ट है, आर वर्ब है, ठीक है, वेरी हैप्पी कॉम्प्लीमेंट है, अगर उससे हमें कोई लेन देना नहीं है। ही आर वेरी हैप्पी जैसे हमने लिखा, गुड इवनिंग बच्चे, तो हमें पता है ये गलत है। अब हम इसको दो तरीके से सही कर सकते हैं। एक तरीका इसको सही करने का ये है कि ही की जगह वी लिख दो, यू लिख दो, दे लिख दो, कुछ भी लिख दो जो प्लूरल हो, हैं, दे लिख सकते हो, वी लिख सकते हो, यू लिख सकते हो, तो सही जाएगा। दूसरा ऑप्शन है आर की जगह इज लिख दो। अब हमें पता है दोनों में से हम जो चाहे कर दें, सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकली करेक्ट रहेगा। चाहे हम ही की जगह दे लिख दें तो भी सही होगा, चाहे आर की जगह इज लिख दें तो भी सही होगा। तो जब कभी तुम्हें ऐसा लगे कि किसी भी सेंटेंस को हम दोनों तरीके से सही कर सकते हैं, ठीक है, तो करेक्शन हमेशा क्या करो, बाद वाला। पहली बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात, बाद वाला जो वो बेसिक पॉइंट है कि अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे किसी एक सेंटेंस को दो तरीके से सही किया जा सकता है, दोनों ही तरीके से करेक्शन करने से सेंटेंस सही रहेगा लॉजिकली और ग्रामेटिकली, तो करेक्शन बाद वाला करना है। और एक और बात है, जो मेन बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है कि अगर तुम्हें लगता है कि सब्जेक्ट और वर्ब को तो किसी को भी चेंज किया जा सकता है, तो हमेशा ध्यान देना कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज होती है, वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट नहीं यूज होता। होता क्या है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज की जाती हैं, वर्ब्स के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट नहीं यूज किए जाते। तो हमेशा ही वर्ब को चेंज करना है, सब्जेक्ट को नहीं, जब तक कि सेंटेंस कुछ अनग्रामेटिकल या इलॉजिकल ना हो जाए तब तक, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ही के अकॉर्डिंग आर को चेंज करके इस कर देंगे। अब ये तो सिंपल एग्जांपल था, इसमें तो कोई भी समझ जाएगा, ठीक है। वही काम हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि भाई फिनोमिनन कर देंगे तो भी सही होगा, वर कर देंगे तो भी सही होगा, तो हम वर ही करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज होती है, वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट नहीं, ठीक है। चलो ये दो क्वेश्चन हो गए, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया हैज साइंड अ न्यू पैक्ट विच विल हेल्प बोथ द कंट्रीज इन द लॉन्ग रन। अब हमने कहा कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने एक समझौता साइन किया है। पैक्ट का मतलब होता है समझौता, हाँ, चलो बताता हूं। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया हैज साइंड अ न्यू पैक्ट विच विल हेल्प बोथ द कंट्रीज इन द लॉन्ग रन। अब हम कह रहे हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक समझौता साइन किया है जो कि हेल्प करेगा दोनों ही देशों को लंबे समय में, मतलब इन द लॉन्ग रन इट विल हेल्प देम। सिंपल क्वेश्चन है। देखो होता क्या है कि अगर हम दो सब्जेक्ट्स को किसी एक कंजंक्शन से जोड़ दें, जैसे ये हमने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया है, ये दोनों सब्जेक्ट हैं, ये भी एक सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये भी एक सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट 1 है, ये 2 है, और इन दोनों को हमने एंड से जोड़ दिया। तो जब हम दो सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़कर यूज करते हैं कॉमन प्रेडिकेट के लिए, ध्यान रखना है, अगर हम दो सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़कर यूज करें किसी कॉमन प्रेडिकेट के लिए, तो हम इन्हें कहते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट, ठीक। अब होता क्या है कि जो कंपाउंड सब्जेक्ट होता है उसका भी नंबर सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। फिर से समझ लीजिए, पूरी बात मैं आपको बताता हूं। अगर हम कभी भी किन्हीं दो नाउन्स को एंड से जोड़कर यूज करें किसी एक कॉमन प्रेडिकेट के लिए, तो वो हो गए आपके कंपाउंड सब्जेक्ट, ठीक है। अब जो कंपाउंड सब्जेक्ट होता है उसमें कई बार सिंगुलर वर्ब भी आते हैं, कई बार प्लूरल वर्ब भी आते हैं। मेन जो पॉइंट ध्यान रखने वाला वो ये है कि क्या वो कंपाउंड सब्जेक्ट जो है वो दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स को रेफर कर रहा है या नहीं। अगर वो दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स को रेफर कर रहा है तो फिर वर्ड प्लूरल लिखिए। अब हमें पता है कि इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया टू डिफरेंट इंडिविजुअल कंट्री है, इंडिया एक कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है, दोनों को एंड से जोड़ दिया तो ये प्लूरल हो गया, तो यहां पर आ गया हैव। अब इस क्वेश्चन को ना मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूं, एक दो एग्जांपल्स लिखने पड़ेंगे,
देख लीजिए यहाँ, एक मिनट, ये देखिए एक दो एग्जांपल्स लिख के इसी बात को हम समझते हैं। मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, अ मैन एंड अ डॉग इज रेस्टिंग अंडर द ट्री। ठीक है, एक सेंटेंस। दूसरा, नो मैन एंड नो एनिमल आर इमॉर्टल। ठीक है, तीसरा हमने लिखा, ईच एक्टर एंड ईच डायरेक्टर have been invited। ठीक, ये जरा एक बार देखना, ये दो क्वेश्चंस हैं, दो क्या तीन है एक्चुअली। अ मैन एंड अ डॉग इज रेस्टिंग अंडर द ट्री, नो मैन एंड नो एनिमल आर इमॉर्टल, ईच एक्टर एंड ईच डायरेक्टर हैव बीन इनवाइटेड। ठीक है, आप बहुत दिन से परेशान हैं, थोड़ा सा टाइम और परेशान रख लीजिए, मैं तुम लोगों से जरूर बातें करूंगा और तुम लोगों के जो डाउट्स हैं उनको डिस्कस भी करूंगा, उनको समझाऊंगा भी, लेकिन एट द एंड ऑफ द सेशन, जब तक पढ़ा रहा हूं क्वेश्चंस तब तक क्वेश्चंस के आंसर्स बताओगे, बाकी बातें नहीं करोगे। ठीक है, बाकी बातें जो करनी है वो मैं करूंगा, ऐसा नहीं है नहीं करूंगा वो, लेकिन मैं करूंगा एट द एंड ऑफ द सेशन, जब सेशन एंड होने पर आ जाएगा तब, बीच में नहीं। पढ़ाते समय मत डिस्टर्ब करो, बहुत टाइम लग जाता है। A man and a dog is resting under the tree। हाँ, अब देखो यहां पे समझना, मैं बताता हूं। अ मैन अ डॉग, दो सब्जेक्ट हो गए, एंड से जोड़ दिए तो ये प्लूरल हो गया भाई, एक ही हो गया मैन, एक हो गया डॉग, दो सब्जेक्ट है, एंड से जोड़ दिए तो प्लूरल हो गया। ठीक है, प्लूरल हो गया तो ये जो वर्ब हम लिख रहे हैं, ये वर्ब भी हमें प्लूरल लिखनी पड़ेगी, आर आ गया। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया कि भाई अगर हम दो सिंगुलर नाउन्स को एंड से जोड़ देंगे। सर अनअकैडमी को ज्वाइन कर रहे हैं भूल से भी नहीं, भूल से भी नहीं, किसी हालत में नहीं। मैं फिर से पढ़ाना लिखाना छोड़ के अपनी खेती बाड़ी कर लूंगा, लेकिन नहीं, अब नहीं, नहीं बहुत हो गया। ये फलाना अकेडमी ढिमकाना अकेडमी भैया ये रहने दो, इस इंतजार में मत बैठो मैं किसी को ज्वाइन करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी को ज्वाइन नहीं कर रहा, मैं बहुत मस्त हूँ। ठीक है, ऐसे लोगों के साथ पढ़ने और ऐसी जगह पे पढ़ाने से अच्छा है ना मैं फिर से जाके खेती बाड़ी कर लूँ अपने, फिर से धान गेहूँ उगाऊंगा। ठीक है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये अगर तुम ऐसा सोच रहे हो या तुम्हारे पास ऐसी कोई इंटेल है तो ये झूठी है, और अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो ये तुम्हारा सोचना गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, मत करना। अरे भूल से भी नहीं बच्चे खुद कह रहे हैं सर मत करना भूल से भी, अरे भाई भूल से भी नहीं, जोकर बना देते हैं टीचर को। ठीक है, सिंसियर टीचर जितने होते हैं वो सफर कर जाते हैं, और लल्लू टीचर होते हैं वो वहां पे मतलब ओके रिपोर्ट है। सिंसियर टीचर्स के लिए अपने प्लेटफॉर्म होता है, सिंसियर टीचर नहीं ऐसी जगहों पे पढ़ा पाते हैं, उनको सूट नहीं करता, सेल्समैन बना देते हैं टीचर को। ठीक है, ये प्रमोशन का वीडियो बनाओ, ये छाती पे नाम लिख के घूमो, उनका लोगो लगा के घूमो, अबे लल्लू, टीचर टीचर होता है, कोई सेल्स एजेंट होता है। खैर चलो छोड़ो, आते हैं मेन बात पे। तो हमने यहाँ पे मैन और डॉग दो सिंगुलर सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा तो प्लूरल हो गए, वर्ब प्लूरल आ गई। ठीक है, हो गई। अब उसका नेक्स्ट में है नो मैन एंड नो एनिमल आर इमॉर्टल। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जोड़ तो हम यहाँ भी रहे एंड से, ठीक, लेकिन यहाँ पे जोड़ क्या रहे हैं, जीरो जीरो। जीरो को तुम लोग जानते होगे, जो क्यूमुलेटिव वैल्यू जीरो ही होती है। ठीक है, नहीं बच्चे मैं सही हूं अपनी जगह पर। तो यहां पे ध्यान ये रखना है कि नो मैन एंड नो एनिमल जो हमने लिखा है, ये नो मैन जीरो है, नो एनिमल जीरो है, जीरो की क्यूमुलेटिव वैल्यू जीरो ही होती है, किसी भी नंबर में आप जीरो जोड़ते रहिए उसकी वैल्यू पे चेंज नहीं होता। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये जीरो है। अब हमने एक चीज सोची है, एक चीज यहां पे सोचना,
कि इंग्लिश में 2 नंबर होते हैं। इंग्लिश में जैसे तुम लोगों ने पढ़ा भी होगा, सारे बच्चे जानते भी होंगे कि इंग्लिश में 2 नंबर होते हैं, एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लुरल। सिंगुलर जो होता है वो होता है 1, प्लुरल जो होता है वो होता है मोर देन 1। ठीक है, अब एक चीज सोचो, जैसे 1 हो गया सिंगुलर और मोर देन 1 हो गया प्लुरल। अब कोई ऐसा नंबर हो जो लेस देन 1 हो, ना 1 हो ना 1 से ज्यादा हो, लेस देन 1 हो। लेस देन 1 का मतलब मान लो कि 0.5 हो, ठीक है, या 0 हो, ठीक, या फिर मान लीजिए कि 0.75 हो। तो अब इन्हें कहां ले जाओगे? ये तो ना 1 है ना मोर देन 1 है भाई। 0.5 जो है, मैंने भी ज्वाइन किया अल्फा बैच। नहीं, अल्फा बैच को देखो, जैसी मेरी उम्मीद थी, मैं मतलब एक्सपेक्ट भी यही कर रहा था कि अल्फा बैच जो हमने जिस तरीके से इसका सिलेबस रखा है वो ज़्यादा बच्चों को अपील करेगा, ठीक है, क्योंकि वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो बच्चों को बहुत कम बारी मिल पाती है कि कोई ऐसा प्रोग्राम आपको मिल जाए जिसमें आपकी ग्रामर भी अपडेट हो जाए, जिसमें आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी अपडेट हो जाए, जिसमें आपका पंक्चुएशन ट्रांसलेशन भी अपडेट हो जाए, और वो भी कोई ऐसा पर्सन करवा दे जो थोड़ी जिम्मेदारी लेके पढ़ाता हो, ठीक है। तो मुझे लगता था ये अपील करेगा, और वो मेरा सोचना सही था। लोगों को अपील किया भी, बहुत से बच्चों ने उसको ज्वाइन भी किया है, ठीक है, और बहुत से ने तो अनाउंसमेंट नहीं हुआ था तब भी ज्वाइन कर लिया था। तो अल्फा बैच का वो सिलेबस ही ऐसा है कि वो आपको 1 साल दोगे तो 1 साल बाद आपका बदलाव हो जाएगा। ये सब यूट्यूब चैनल और ये सब फलाना ढिमकाना, ये सब तुम्हारे ग्रुप्स वगैरह में छुड़वा दूंगा। तुम्हें किसी ग्रुप की जरूरत नहीं रहेगी, किसी टेलीग्राम, किसी यूट्यूब, किसी फलाना, किसी ढिमकाना की जरूरत नहीं रहेगी। बस 1 साल मेहनत कर लोगे तो काबिल बन जाओगे। अब देखो, ये जो 0 है, 0.75 है, 0.5 है, अब इसको कहां ले जाओगे? क्योंकि ना तो ये 1 है ना ये मोर देन 1 है, तो इसको कहां ले जाओगे? ठीक है, कहां ले जाओगे बताओ? ये सब सिंगुलर है, तो यहां पे ध्यान नहीं रखना है कि जो मोर देन 1 प्लुरल है, बाकी सब सिंगुलर है। 1 से ज्यादा है तो प्लुरल है और बाकी सब सिंगुलर है। बाकी सब सिंगुलर का मतलब चाहे 1 है तो सिंगुलर है, लेस देन 1 है तो सिंगुलर है। सो एनी नंबर विच इज मोर देन 1 इज प्लुरल एंड द रेस्ट आर सिंगुलर। जो नंबर 1 से ज्यादा है वो प्लुरल है, बाकी सब सिंगुलर है। तो ये जो हमने लिखा ना, नो मैन एंड नो एनिमल, ये तो 0 है, इसकी क्यूमुलेटिव वैल्यू 0 है। यू आर टॉकिंग अबाउट 0, तो 0 है तो फिर ये प्लुरल हो गया, मतलब सिंगुलर हो गया, तो यहां पे इज आ जाएगा। अब यहां जाते हैं, हमने लिखा ईच एक्टर एंड ईच डायरेक्टर हैव बीन इनवाइटेड। ये थोड़ा सा तुम्हें समझना पड़ेगा, हालांकि समझना नहीं है, आंसर सबको पता है। तुम में से जितने बच्चे होंगे कोई एक आधा भले ही ऐसा हो जो ना जानता हो, बाकी इसका आंसर सब समझते होंगे कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। लेकिन मसला ये कि बच्चा ये कन्विंस नहीं हो पाता कि हमने ऐसा क्यों लिखा। आंसर तो पता है, आंसर तो पता है, उसको हैज आएगा, हैज बीन इनवाइटेड। लेकिन मसला ये कि वो सोचता है कि ये हम हैज बीन लिख क्यों रहे हैं, इसके पीछे कोई लॉजिक भी है। सर ऑफर्स तो आते ही होंगे ज्वाइन करने, हाँ ऑफर्स तो आते रहते हैं दुनिया भर के। ये नाटक नहीं, बहुत से, पहली बात तो मैं बहुत ज्यादा ओपन नहीं हूँ। 2-3 ही लोग हैं जो बड़े बड़े, उन लोगों के पास मेरा नंबर है कैसे ना कैसे, बाकी लोगों के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं, क्योंकि मैं अपना पर्सनल नंबर किसी का शेयर नहीं करता, ठीक है, स्टूडेंट्स के साथ भी नहीं करता और मैं कभी शेयर ही नहीं करता, और बाकी नहीं। तो यहां पर क्या है कि हमें यह समझना है कि इसका आंसर तो चलो हैज बीन है, बट बच्चों को यह समझना है कि हम हैज बीन क्यों लिख रहे हैं। हमने ये याद कर रखा है, ये वजह है कि इसके पीछे कोई लॉजिक भी है, कोई कॉन्सेप्ट भी है। तो मैं बताता हूं, देखो कॉन्सेप्ट क्या है, समझना इजी है, मतलब थोड़ा सा तुम लोग अपने आप दिमाग लगाओगे तो भी समझ जाओगे, नहीं तो अभी मैं बता देता हूं, देखो तब भी समझ जाओगे। एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए, हमने एक सेंटेंस लिखा, डी ईच एक्टर डैश बीन इनवाइटेड, ठीक है। हालांकि मैं पूछूंगा नहीं क्योंकि बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन चलो अच्छा पूछ लेता हूं। ईच एक्टर डैश बीन इनवाइटेड, इसमें हैज आएगा या हैव आएगा? चलो नहीं पूछता, मैं ही बता देता हूं, ठीक है, कि हैज आएगा, ठीक है, हैव नहीं आएगा, हैज आएगा, ये आंसर है। लेकिन अब मुझे तुम ये बता दो, मतलब जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं उस पर ध्यान देना। आंसर तो ये कि हैज आएगा, हैव नहीं आएगा, बट मेरा क्वेश्चन ये कि जो हम बात कर रहे हैं वो कोई एक ही एक्टर है या एक से ज्यादा एक्टर्स हैं? हमारे पास तो है आपका नंबर,
नहीं, पर्सनल नंबर नहीं, मैं शेयर नहीं करता, कभी किसी के साथ नहीं करता। वो क्वेश्चन पढ़ो, ईच एक्टर हैज बीन इनवाइटेड या हैव बीन इनवाइटेड में से हैज तो आ गया। अब मेरा क्वेश्चन ये कि जो हमने ईच एक्टर नाउन फ्रेज लिखी है, इस नाउन फ्रेज के थ्रू हम एक एक्टर को, एक इंडिविजुअल एक्टर को रेफर कर रहे हैं या एक से ज्यादा को, बस ये बता दो। आर वी रेफरिंग टू वन एक्टर और मोर देन वन एक्टर? देखो, एक तो हो नहीं सकता, बड़ी सीधी सी बात है, एक तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, मैं आपको बताता हूं एक क्यों नहीं हो सकता बच्चे। एक इसलिए नहीं हो सकता, सारे बच्चे ध्यान देंगे इस बात पे। एक इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो ईच है ना, ये डिटरमिनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तुम में से जो बच्चे जानते हैं ठीक है, जो ना जानते हैं मैं उन्हें ऐसे ही बता देता हूं, ध्यान रखिएगा। ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ठीक है, ये होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के डिटरमिनर्स, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन के डिटरमिनर्स होते हैं। तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो ऑब्वियस बात है कि सिंगल इंडिविजुअल का तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा नहीं, देयर मस्ट बी अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो जब भी ईच और एवरी, इधर नीदर लिखे होते हैं तो आप ये समझ जाइए कि यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट वन, यू आर टॉकिंग अबाउट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। अब होता क्या है कि जब हम कभी किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को किसी इंडिविजुअल के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम उसके साथ में डिस्ट्रीब्यूशन का डिटरमिनर लिख देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का डिटरमिनर लिख देने से ये कंफर्म हो जाता है कि द पर्सन इज नॉट जस्ट वन, इट इज अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप, और ये जो ग्रुप का पार्ट है और वो जो ग्रुप है वो इसी इंडिविजुअल्स का ग्रुप है, इसी के जैसे बाकी इंडिविजुअल्स हैं। तो ईच एक्टर जो है ना, ये एक्टर्स के ग्रुप का एक इंडिविजुअल है एक्टर, ठीक है, इसका मतलब ग्रुप भी होगा। और ईच जो है वो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब ग्रुप को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, इंडिविजुअल के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा रहा है। चूंकि इंडिविजुअल के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब हैज लिख दी। अब यहां पर ये हैज क्यों आया, मुझे नहीं लगता किसी को कंफ्यूज करेगा, सबको समझ में आता है कि हैज क्यों आया। ये वाला हैज कंफ्यूज कर देता लोगों को। यहां पे लोग ये सोचते हैं कि जो हमने ईच एक्टर लिखा एक हो गया, ईच डायरेक्टर लिखा एक हो गया, एंड से जोड़ दिया तो ये प्लूरल हो गया, ठीक है। फिर वर्ब हैव क्यों नहीं लिखी, तो मैं बता देता हूं। जब आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हो तो डिस्ट्रीब्यूशन में होता क्या है, मेन चीज समझिए। डिस्ट्रीब्यूशन में ये होता है कि मान लीजिए कि ग्रुप है, ठीक है, और इस ग्रुप में सारे एक्टर्स हैं, ये सब एक्टर्स का ग्रुप है, ठीक है। तो वन टाइप इंडिविजुअल्स हैं सारे, एक ही टाइप के सारे इंडिविजुअल्स हैं, सब एक्टर हैं, ठीक। और हमने ये बात कह दी। अब मान लेते हैं कि हमारे पास दूसरा ग्रुप है, अब मान लेते हैं हमारे पास एक दूसरा ग्रुप है, ठीक है। ये ग्रुप ऐसा है कि इसमें कुछ एक्टर्स हैं, कुछ डायरेक्टर्स हैं। मान लो कुछ एक्टर्स हैं और कुछ डायरेक्टर्स हैं, ठीक। अब देखो समझना, ये ग्रुप है एक्टर्स का, सेम काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, एक ही टाइप के सारे इंडिविजुअल्स हैं। ये भी एक ग्रुप है, इसमें इंडिविजुअल्स दो टाइप के हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ता है तुम्हें, तुम ग्रुप को जब भी इंडिविजुअल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करोगे, जब भी ग्रुप को इंडिविजुअलाइज कर दोगे, इंडिविजुअल के थ्रू रिप्रेजेंट करोगे, तो वर्ब सिंगुलर लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अब वो ग्रुप चाहे सेम काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स का हो, या वो ग्रुप जो है वो चाहे टू टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स का हो या थ्री टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स का हो। जैसे हमने यहाँ पे लिखा ईच एक्टर एंड ईच डायरेक्टर, अभी तो हमने इतना ही लिखा, हम चाहे तो इसको आगे बढ़ा दें, ईच एक्टर, ईच डायरेक्टर, कॉमा लगा के, ईच एक्टर, कॉमा ईच डायरेक्टर एंड ईच एक्ट्रेस। तो क्या फर्क पड़ता है, ग्रुप चाहे सेम काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स का हो, ग्रुप चाहे टू टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स का हो, चाहे थ्री टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ग्रुप को इंडिविजुअलाइज कर रहे हो, इंडिविजुअल के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, तो फिर वर्ब सिंगुलर ही आएगी, क्योंकि आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो। तो ये जो ईच एवरी होते हैं ना, मार्कर होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के, तो अगर आप ईच एवरी यूज कर रहे हो तो इसका मतलब आप ग्रुप को इंडिविजुअलाइज कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो वर्ब सिंगुलर ही आएगी, चाहे वो ग्रुप एक जैसे इंडिविजुअल्स का हो, चाहे दो टाइप के इंडिविजुअल्स का हो, चाहे चार टाइप के इंडिविजुअल्स का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो बस यही आपका आंसर है। तो हमने यहां से क्या सीखा कि अगर हम दो सिंगुलर नाउन्स को एंड से कनेक्ट कर देते हैं तो वो प्लूरल हो जाते हैं, उनके साथ में हम वर्ब प्लूरल लिखते हैं। बट हमेशा ऐसा नहीं होता, हमेशा ऐसा नहीं होता, ठीक है। कब कब ऐसा नहीं होता है, दो सिचुएशन से तुम्हें ये ध्यान रखनी है कि अगर हम सिंगुलर नाउन्स के साथ में, एक छोटी सी बात और बता देता हूं, देखो ध्यान रखना। जैसे हमने यहां पे मैन लिखा है, अगर मान लो हम मैन लिख दें, मान लो अगर हम लिख दें
नो बॉयज एंड नो गर्ल्स, ठीक है, इज या आर इन द लाइब्रेरी। अब क्या लिखोगे, क्योंकि जो नो होता है ना डिटर्मिनर, ये डिटर्मिनर न्यूमरल भी होता है, क्वांटिफायर भी होता है। इसका यूज हम सिंगुलर नाउंस के साथ में, प्लूरल नाउंस के साथ में, दोनों में से किसी के साथ भी कर सकते हैं। तो अब मुझे ये बताओ कि अगर हम ये सेंटेंस ऐसे लिख दें, ठीक है, नो बॉयज एंड नो गर्ल्स इज इन द लाइब्रेरी या आर इन द लाइब्रेरी, हम स्टूडेंट्स के लिए तो आ जाओ सर किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हूं तो सही बेटा, अपना है तो सही, अपनी वेबसाइट भी है एसेक लाइव। अब तुम लोगों के लिए वेबसाइट पे, मतलब वेबसाइट पे भी क्लास की अवेलेबिलिटी करवा रहे हैं। अल्फा बैच की कुछ क्लासेस वेबसाइट पे भी हुआ करेंगे, इंटरेक्टिव सेशन जिसमें आप पूछ के, मतलब बोलकर पूछ सकते हो, ठीक है। और ऐप है अपना, है तो आ रहेगा। अब होता क्या है कि मेन बेसिक से भटक गया। हम ये पढ़ रहे थे कि अगर हम सिंगुलर नाउंस को एंड से जोड़ दें तो वर्ब आएगी प्लूरल। अब ये नाउन सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है, गर्ल्स बॉयज, तो अब आर ही आएगा। अब ये इस गलत है। तो पूरी बात को ध्यान से सुनना। पूरी बात ये है कि अगर हम किन्हीं दो सिंगुलर नाउंस को एंड से जोड़ते हैं तो वो प्लूरल हो जाते हैं, उनके साथ में वर्ब लिखनी है प्लूरल। एक बात खत्म हो गई, दूसरी बात पे आ जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। कब कब ऐसा नहीं होता वो भी समझ लो। उनमें से जो पहली दो सिचुएशन है वो मैं तुम्हें भी समझा रहा हूं, अभी कुछ और भी सिचुएशन समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन ये मेन दो सिचुएशन है, इनको पहले समझ लो। पहली सिचुएशन क्या, कि अगर हम सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ें और उनके साथ में डिटर्मिनर यूज कर लें नो, ठीक है। अगर हम दो सिंगुलर नाउन्स को एंड से जोड़ें और उनके साथ में डिटर्मिनर यूज कर लें नो, तो वर्ब सिंगुलर यूज होगी। एक सिचुएशन हो गई। दूसरी सिचुएशन, अगर हम दो सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ें और उनके साथ में डिस्ट्रीब्यूशन का डिटर्मिनर यूज कर दें, ईच एवरी वगैरह, तो भी वर्ब सिंगुलर यूज होगी। तो ये बातें ध्यान रखनी। तो ये क्वेश्चन हो गया इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। अब यहां जी, द एक्टर एंड सिंगर हैव गॉन अब्रॉड ऑन अ बिजनेस ट्रिप फॉर अ फ्यू वीक्स। ये है वो तीसरी सिचुएशन जो तुम्हें ध्यान रखनी की। ये एक तीसरी सिचुएशन है जिसमें भी वर्ब सिंगुलर ही यूज होगी, भले दो नाउन एंड से जोड़ रखे हो तब भी। अच्छा, अभिनय सर से आपने मेरा नाम सुना तभी मुझे फॉलो कर रहे हो, ग्रेट भाई। अभिनय सर को मेरी तरफ से थैंक यू कह देना, बाकी मन लगा के पढ़ो। हाँ बताओ इसका। अब इसमें देखो क्या है, इसमें भी हमने दो नाउन एंड से जोड़ दिए, एक एक्टर और एक सिंगर, ठीक है। अब नाउन्स तो दो हैं, तो अगर ये दो नाउन हैं और हम एंड से इनको जोड़ रहे हैं तो ये प्लूरल हो जाएंगे क्योंकि दोनों सिंगुलर हैं। वर्ब हमें हैव लिखनी पड़ेगी जो कि लिखी हुई है। बट यहाँ पे एक मसला है। क्या मसला है, ये जो एक्टर और सिंगर हमने नाउन लिखा है ना, ये ध्यान से देखो, ये नाउन सिंगुलर, मतलब दोनों सिंगुलर नाउन तो हैं बट इनका डिटर्मिनर हमने एक ही लिखा है। अगर हमने इनका डिटर्मिनर एक लिखा है, द एक्टर एंड सिंगर, तो इसका मतलब ये मानना चाहिए कि एक्टर और सिंगर ये दोनों एक ही हैं, मतलब एक ही पर्सन है, वही एक्टर है वही सिंगर है, मतलब वही एक्टिंग करता है वही सिंगिंग करता है। एंड वी नो देयर आर मैनी सच पीपल इन रियल लाइफ। ऐसे रियल लाइफ में भी बहुत से लोग होते हैं जो एक्टिंग और सिंगिंग दोनों कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम दो सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ें और उनके लिए आर्टिकल कॉमन यूज कर लें, आर्टिकल उनके लिए कॉमन कर लें, तो अगर आर्टिकल कॉमन कर लोगे, ठीक है, तो इसका मतलब ये सिंगुलर नाउन है। अगर ये सिंगल नाउन है तो वर्ब सिंगुलर आ जाएगी। लेकिन खैर इस बात को रट्टा मत मार लेना रट्टा इसलिए नहीं मार लेना क्योंकि इसमें ना कुछ और भी मतलब कहानियां होती हैं, वो मैं एग्जांपल के साथ समझा देता हूं। देखो यहां समझना, एक सिचुएशन देखो, एक मैंने सेंटेंस लिखा, एक मिनट, an old and poor man is या are, ये छोड़ो इज आर वेटिंग देयर, ठीक है। दूसरा, an old and
यंग मैन आर वेटिंग देयर। ठीक है, पहले ये दो सेंटेंस हैं, जरा इनको एक बार समझना। सुनो तो सही बच्चे, अभी मैं लाता हूं जो मैं समझाना चाह रहा हूं उस एग्जांपल पे ला रहा हूं। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको मैं एक दो एग्जांपल्स तुम्हें और समझाता हूं। अभी पहले बेसिक समझ लो, एक बार मेन बात पहले समझ लो, फिर अभी एग्जांपल दो लिखता हूं। मेरे कमेंट का रिप्लाई कर दो, अभी कर रहा हूं बेटा। हाँ, सबके कमेंट का रिप्लाई होगा। अब देखो समझ रहा, मैं बताता हूं। ये जो दोनों सेंटेंसेस हमने लिखे हैं, इनमें आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास नाउन एक ही है। यहां पर हमने दो नाउन्स को एंड से नहीं जोड़ रखा है, यहां पर हमने दो एडजेक्टिव्स को एंड से जोड़ रखा है। एक एडजेक्टिव है ओल्ड, एक एडजेक्टिव है पुअर। ओल्ड और पुअर नाउन नहीं है, एडजेक्टिव है, ध्यान रखना। उसी तरीके से यंग और ओल्ड भी एडजेक्टिव है। ठीक है, अब कहानी क्या है, यहां पर हमें यह समझना है कि हमने लिखा है ओल्ड एंड पुअर मैन और आर्टिकल एन यूज कर लिया। अब ध्यान से देखो, आर्टिकल एक है, तो ये जो हमारी नाउन फ्रेज है जिसको हमने सब्जेक्ट बना रखा है, इसके साथ हमने डिटरमिनर लिखा है आर्टिकल एन। एन का मतलब होता है सम इंडिविजुअल, कोई एक सिंगुलर नाउन है। तो अगर कोई सिंगुलर नाउन है तो वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए, वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए, तो यहाँ पे आर की जगह इज आ जाएगा। अब है क्या, वो मैन एक ही है, वही ओल्ड है, वही पुअर है, बूढ़ा भी वही है, ठीक है, गरीब भी वही है, लेकिन है एक ही। तो जो हम वर्ब यूज करते हैं सेंटेंस में, वो हम यूज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट जो होता है वो नाउन होता है। नाउन के लिए एडजेक्टिव आपने दो यूज किया, हजार यूज किया, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहां पर हमने वर्ब क्या कर दी, सिंगुलर लिख दी। अब यहां जाते हैं, यही कहानी अगर हम यहां पर देखें, एन ओल्ड एंड यंग मैन आर वेटिंग, तो मैन तो यहां पर भी एक है, आर्टिकल भी एक बार यूज किया है, एडजेक्टिव दो लिख रखे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है एडजेक्टिव से। एडजेक्टिव नाउन के साथ में एक लिखो चाहे हजार लिखो, भाई मान लो किसी नाउन को हम सेंटेंस में सब्जेक्ट बनाकर यूज कर रहे हैं, ठीक है, और उस एक नाउन के साथ में हम दो एडजेक्टिव यूज कर लें, पांच एडजेक्टिव यूज कर लें, छह एडजेक्टिव यूज कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि एडजेक्टिव्स के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आती, वर्ब आती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सब्जेक्ट जब सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आ जाएगी, तो यहां पर भी हमें इज लिख देना चाहिए। लेकिन यहीं पे इसीलिए मैं कहता हूं बार बार की चीजों को समझने की आदत डालो, रटने की नहीं। अब यहां पे मसला क्या होगा कि अगर तुम इज लिख दोगे तो ये सेंटेंस तुम्हारा ग्रामेटिकली सही हो जाएगा, मतलब ग्रामर सही हो गई, ग्रामेटिकली ये सेंटेंस सही हो गया। बट एक मसला रहेगा, लॉजिकली ये प्रूवेबल नहीं होगा। लॉजिकली प्रूवेबल इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो सेंटेंस हमारा तैयार होगा, एन ओल्ड एंड यंग मैन इज वेटिंग देयर, इसका मतलब हमें यह मानना पड़ेगा कि एक आदमी जो कि यंग भी है और ओल्ड भी है, वो इंतजार कर रहा है। अब हमें पता है एक पर्सन ऐसा है कि जो ओल्ड भी और पुअर भी, वो इंतजार कर रहा है। समझ में आता है कि दोनों एडजेक्टिव सेम पर्सन को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वही पर्सन ओल्ड है, वही पर्सन यंग है। लेकिन एक पर्सन जो है वही ओल्ड हो वही यंग हो, ये पॉसिबल नहीं है, लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो ये सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली तो सही हो जाएगा अगर तुम यहां पे इज लिख दोगे, लेकिन ये लॉजिकली गलत रहेगा। ठीक, तो जब हम इंग्लिश पढ़ना शुरू करते हैं तो शुरुआत में सबसे पहले यही समझाया जाता है कि कोई भी सेंटेंस जो है अगर आप उसको सही डिक्लेयर कर रहे हो तो वो ग्रामेटिकल और लॉजिकल दोनों होना चाहिए। ग्रामेटिकल भी होना चाहिए और लॉजिकल भी होना चाहिए। ठीक है, और अगर वो ग्रामेटिकल लॉजिकल में से किसी भी एक स्टैंडर्ड पे कंप्लीट नहीं है तो फिर वो गलत है। तो अब ये सेंटेंस ग्रामेटिकली से जगह लॉजिकल रहेगा तो ये गलत है, तो हमें कोई और तरीका यूज करना पड़ेगा सही करने का, जिससे ये सेंटेंस लॉजिकल भी रहे, ग्रामेटिकल भी रहे। लॉजिकल क्या, लॉजिकल हमें ये पता है कि ओल्ड और यंग एक मैन नहीं होंगे, दो अलग अलग मैन होंगे। तो अगर दो अलग अलग मैन होंगे तो दो अलग अलग आर्टिकल लिखो ऐसे, तो इसको ऐसे लिखो, एन ओल्ड एंड यंग मैन आर वेटिंग देयर। तो जब हम आर्टिकल अलग अलग लिख देंगे तो इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि ओल्ड कोई और मैन है, यंग कोई और मैन है, दोनों को एंड से जोड़ दिया गया है और वर्ब प्लूरल आ गई। ये सही है, यू आर अलाउड बच्चे, यू आर अलाउड। हाँ चलो,
अब जब यहां तक ये बातें एन आर्टिकल से रिलेटेड थी, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे हमने एक तीसरा एग्जांपल लिखा। तीसरा एग्जांपल लिखा, द मैन एंड एक छोटा सा बेसिक है, मैंने शायद कभी पहले तुम लोगों के साथ में डिस्कस किया होगा, एक बार बताओगे क्या? मतलब द आर्टिकल को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो मैं इसलिए पहले तुम्हारा वो कंफ्यूजन ना हो इसलिए सिचुएशन क्लियर कर देता हूँ। देखो मैंने एक सेंटेंस लिखा, द मैन, एक नाउन फ्रेज है द मैन और एक और नाउन फ्रेज है द मैन, इनको जोड़ना है, मतलब दोनों नाउन फ्रेज को मिलाना है। फिर एक है द मैन और एक है द वुमेन, इनको भी ऐसे ही करना है, ठीक है। और बस हो गया। तो इनको ना एक बार लिखो तो, अगर द मैन और द मैन दो नाउन फ्रेजेस हो और उनको हमें एक साथ में यूज करना पड़े किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाकर, तो कैसे यूज करें? और द मैन द वुमेन ये दो नाउन फ्रेजेस हैं, इनको एक साथ यूज करना रहेगा तो हम कैसे यूज करेंगे ये बताओ। बेटा मैं करवाता हूँ, देखो मैं बताता हूँ, एक दिन मैं ना इसका एक वीडियो बना दूंगा। बच्चों को ये कई बार रहता है ऐसा, ठीक है, बच्चे कई बार ऐसा सोचते हैं कि ये सर जो है ना इस तरीके के क्वेश्चन से ज़्यादा क्यों पढ़ाते हैं, बाकी चीज़ें क्यों नहीं पढ़ाते, ठीक है। मैं बताता हूँ, या तो आज ही बता दूंगा टाइम निकाल कर, और नहीं तो ना किसी दिन में तुम्हें एक मतलब वो क्या नाम है, एक अलग से वीडियो ही इस पर बना दूंगा इस टॉपिक पे, कि हमारे बच्चों को ये जो डाउट है वो हमेशा के लिए सॉल्व हो जाए। अब यहां पर देखो, ये द मैन जब आप लिखोगे तो इंग्लिश में जैसे हमें पता है कि जो मैथ्स के सिंबल्स होते हैं प्लस माइनस वगैरह, ये इंग्लिश में तो आप नहीं यूज कर लोगे, लैंग्वेज में तो नहीं अलाउ होते हैं। लैंग्वेज में इनको अलग तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। जैसे द मैन द वुमेन है, तो आप इसको ऐसे लिखोगे, द मैन एंड द मैन, प्लस का मतलब एंड होता है, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन होता है ना एंड, तो आप ऐसे लिखोगे। अब आप देखोगे कि ये मैन एक है और एक ये है, तो दोनों सेम मैन है तो इनको जोड़ दो भाई, एक मैन ये हो गया एक मैन ये हो गया, तो दोनों जुड़ जाएंगे, प्लुरल हो जाएंगे, तो इसकी प्लुरल फॉर्म लिख दो। तो आप ऐसे लिख दो, जब मैन और मैन को जोड़ दोगे ना तो एक बन जाएगा, मैन हो जाएगा। अब फिर आर्टिकल अपने आप ऑटोमेटिकली कॉमन हो जाएगा। तो ये रहा, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा द मैन, ठीक है। अब यहां जाओ, द मैन एंड द वुमेन को कैसे आप लिख सकते हो? एक तो आप लिख सकते हो द मैन एंड द वुमेन, जो कि ज्यादा आसान तरीका है। अब हम देख रहे हैं कि इस नाउन फ्रेज में भी द आर्टिकल है, इस नाउन फ्रेज में भी द आर्टिकल है, दोनों नाउन फ्रेज को हमने एंड से जोड़ दिया है। तो आप एक काम और भी कर सकते हो कि इस द को कॉमन कर लो। देखो वहां पर भी कॉमन हो गया ना, यहां पर भी द था, यहां पर भी द था, कॉमन हो गया, तो यहां भी द को कॉमन कर लो। लेकिन अब होगा क्या, चूंकि वो मैन और मैन था तो वो प्लुरल उसकी फॉर्म हमने यूज कर ली। यहां पे आप इनकी कोई प्लुरल फॉर्म हो नहीं सकती क्योंकि दोनों नाउन अलग अलग हैं, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा द मैन एंड वुमेन। अब द मैन एंड वुमेन का आप नंबर क्या मानोगे, सिंगुलर या प्लुरल, ये बताओ। अगर हम लिख दें द मैन एंड वुमेन, ऐसा लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है, मतलब, लेकिन ये अनग्रामेटिकल नहीं है। मैं मतलब जो आपको समझाना चाहता हूं वो ये कि ये लिखा गया स्ट्रक्चर अनग्रामेटिकल नहीं है। अगर कोई तुमसे ये कहे कि अनग्रामेटिकल है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब इसको क्या मानोगे, द मैन एंड वुमेन अगर कहीं पे लिखा हो तो क्या मानोगे? प्लुरल ही मानोगे, ठीक है, इसको प्लुरल ही मानोगे। तो अब क्या उसको, अच्छा इसको सिंगुलर नहीं मान सकते क्योंकि फिर बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है, तो हम इसको प्लुरल ही मानेंगे। तो जो द वाली सिचुएशंस होती हैं मैं आपको बताऊं, ये बड़ी कंफ्यूजिंग होती हैं, ठीक है, हाँ सिंगुलर इलॉजिकल हो जाएगा, ठीक है, तो हमें इसको प्लुरल ही मानना पड़ेगा। अब आता हूं मैं आपको बात समझाता हूं कि जो इतनी सारी कहानी हमने सुनी है इसके पीछे लॉजिक क्या था। अगर मान लो हम ये लिख दें द एक्टर एंड सिंगर, तो इसका नंबर अब आप क्या मानोगे, इस नाउन फ्रेज का नंबर क्या मानोगे, सिंगुलर मानोगे प्लुरल मानोगे?
मैं भी समझा दूंगा, कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट आ गया होगा, मैं जानता हूं कि डाउट जरूर आ गया होगा। जिस तरीके से हमारे बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं, जिस तरीके से उन्हें पढ़ाई जाती है, डाउट आना स्वाभाविक है, ठीक है। लेकिन मैं भी बताता हूं, द एक्टर एंड द सिंगर, मतलब द एक्टर एंड सिंगर कहीं पे लिखा हो तो इस नाउन फ्रेज का नंबर तुम सिंगुलर मानोगे या प्लूरल मानोगे? बट गधा, हट, फिर बताने का इतना फायदा क्या हुआ? ये सब प्लस माइनस करवाया, इसका क्या फायदा निकला? दैट डिपेंड्स बच्चे, दैट डिपेंड्स, अभी मैं समझा दूंगा एकदम से तुम्हें क्लियर हो जाएगा। दैट डिपेंड्स, हाँ जब आप एग्जाम नहीं निकाल पाए तो क्यों झूठे सपने दिखाते हो? इधर आ, तेरे को इतना मारूंगा ना तो सुधर जाएगा। एग्जाम नहीं निकाल पाए, अबे लल्लू हमें क्या एग्जाम से लेना देना है? हमें क्या लेना देना है एग्जाम से? हम कोई एग्जाम, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने थोड़ी दिल्ली आए थे, हम तो मौज में दिल्ली आए थे, हम कोई पढ़ने पढ़ाने थोड़ी आए थे। लोगों को लगा हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा तो पढ़ाने लग गया, ठीक है। ज्ञानी बना घूम रहा है ससुर। चलो अब मैं बताता हूं, ये जो बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज हो गए ना, अब जरा यहां पर आए। देखो मैंने लिखा द एक्टर्स एंड, एक मिनट, मान लो मैंने लिखा द एक्टर्स और द सिंगर्स, ठीक है, और मैंने लिखा द एक्टर प्लस द सिंगर। कह रहा झूठे सपने दिखा रहे हो। वे लल्लू, घर जा बेटा, सो जाके, तेरे से हो गया। द एक्टर, एक मिनट बच्चों, द एक्टर्स, द सिंगर्स, द एक्टर, द सिंगर, इनको एक बार ना प्लस करो जल्दी से। जिनको इतनी देर में कुछ कहानी समझ में आई है ना, वो जल्दी से इनको प्लस करें। ऐसे की लीड कब आएगा? इलीट वाले बच्चे बहुत इंटरेस्टेड हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ लास्ट टाइम, एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा। ऐसे की लीड के फॉर्म हम कल तक और एक्सेप्ट कर रहे हैं, कल तक, ठीक है। कल के बाद में फिर फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फिर सैटरडे से प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अभी कल तक फॉर्म एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके बाद में कहानी शुरू करेंगे बाद की, ठीक है। तो अभी फ्राइडे तक आपको कुछ नहीं है, सैटरडे को आपको कॉल्स वगैरह जो भी हैं वो आएंगे। चलिए, द एक्टर्स प्लस द सिंगर्स और द एक्टर प्लस द सिंगर, इसके बाद में भी किसी को समझ में ना आए तब तो फिर वो बहुत ही मतलब विरला इंसान होगा। अब सबको समझ में आ जाएगा। सर आप कहां से हो, विलेज आपका? अभी बताता हूं, रुक जा, अभी तुझे बताता हूं मैं कहां से हूं। द एक्टर्स एंड द सिंगर्स, ऐसे लिखोगे ना, इसको कैसे लिखोगे? इसको लिखोगे ऐसे, इसको लिखोगे ऐसे, द एक्टर्स एंड द सिंगर्स, ठीक है। और इसको कैसे लिखोगे? द एक्टर एंड द सिंगर, ऐसे लिखोगे। अब देखो द एक्टर एंड द सिंगर जो हमने लिखा है, इसको अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, द एक्टर एंड द सिंगर। द कॉमन कर लो दोनों का, इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे, द एक्टर्स एंड सिंगर्स। तो अब अगर मैं ये पूछना चाहता हूं, अब अगर तुम्हें यहां पे कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है, तो यहां पर क्यों हो रहा है? ये देखो एक्टर्स और सिंगर्स, ये दो नाउन्स हैं और दोनों का आर्टिकल कॉमन है ना, और दोनों अलग अलग भी हैं। ये कंफर्म है ना कि दोनों अलग अलग हैं, एक तो नहीं है। तो वही यहां पे समझ लो, ये एक्टर है और ये सिंगर है, ये दोनों नाउन भी अलग अलग हो सकते। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इधर तो कॉमन किए नहीं यहाँ पे। एंड सिंगर, तो हमने इंग्लिश में क्या कर रखा है, बहुत सी चीजों को सहूलियत के हिसाब से सच मान रखा है, क्योंकि वो हमारे लिए आसान है। लेकिन वो पूरा सच नहीं है। पूरा सच ये है जो यहां लिखा हुआ है, पूरा सच ये है। वो तो हमने बहुत सी चीजें पढ़ी, हमने मान ली, क्योंकि हम देखते हैं कि दुनिया वैसे मान रही है। लेकिन अब फिर हमारे जैसे पर्सन के पास पढ़ोगे, हमारे जैसे से पढ़ोगे तो कुछ तो अलग होना चाहिए।
समझ में आ रही कि नहीं? तो यहां पर जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये मसला है कि ये हमने मान लिया है, हमने अपनी सहूलियत के लिए मान लिया। मैं आपको बताता हूं, एक बड़ा छोटा सा फैक्ट है, सबको बताता हूं और उसके बाद सारे बच्चे जान जाएंगे। विच डायरेक्शन डज द सन सेट इन? जल्दी से बताइए, देयर इज ए क्वेश्चन, विच डायरेक्शन डज द सन सेट इन? पटना में क्लास नहीं भैया, दिल्ली में ही पढ़ाता हूं, ठीक है, दिल्ली में ही, मतलब अब तो एस्टेब्लिश्ड हूं, दिल्ली से ही पढ़ाता हूं, दिल्ली में ही पढ़ाता हूं। विच डायरेक्शन डज द सन सेट इन? जल्दी से बताइए, सूर्य कौन सी दिशा में अस्त होता है? वेस्ट, इन द वेस्ट। ओके, तुम्हें लगा वास्तव में मैं ये जानने के लिए तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं? बहुत बड़े वाले हो तुम लोग, बहुत बड़े वाले हो, ठीक है। कौन तुम्हारा मतलब सुधार करेगा? मतलब तुम्हें ऐसा लगा होगा कि भाई सर को तो पता ही नहीं है, ठीक है, तो सर जी इसलिए पूछ रहे होंगे, तो बता देते हैं सर जी को कि वेस्ट में सेट होता है, ठीक है। या तुम्हें लगा होता है कि सर जी हमें इतना लल्लू समझते हैं इसलिए हमसे ही पूछ रहे होंगे, देखें हमें पता कि नहीं। नहीं भैया, ठीक है। द सन नीदर राइजेस नॉर सेट्स, द सन नीदर राइजेस नॉर सेट्स, ठीक है। सर आप कल क्लास में जोक सुनाने वाले थे, बीच में रुक गए। अच्छा, तो आया होगा कोई जोक दिमाग में, फिर बात में लग गए होंगे, नहीं आया होगा, ठीक है। तो कहानी यह है कि सन ना तो सेट होता है ना राइज होता है, मतलब साइंटिफिकली, तो साइंटिफिक फैक्ट तो यही है ना। साइंटिफिक फैक्ट क्या है? साइंटिफिक फैक्ट यह है कि सन अपनी जगह पर है, ठीक है, अर्थ रोटेट करती है, सन ना राइज करता है ना सन सेट करता है। तो ये हमारी सहूलियत है, हमने मान लिया कि जो हमारी डेली लाइफ है, तो डेली लाइफ में इजी रहें चीजें, इसके लिए हम ये मान के चलते हैं कि सन राइज करता है ईस्ट में, सेट करता है वेस्ट में, क्योंकि हम अर्थ को तो गोल मानेंगे नहीं, हम अर्थ को तो घूमता हुआ मानेंगे नहीं। हालांकि अर्थ घूम रही है, लेकिन अगर हम अर्थ को घूमता हुआ मान लेंगे, फिर हम देखते हैं कि हम तो चल रहे हैं कहीं, तो अर्थ नहीं घूम रही होती तो हम गिर पड़ते, घूम रही होती तो ये पेड़ पौधे हिल जाते, सब ऐसा हो जाता। तो कहानी ये है कि बहुत सी चीजें हमने, वो साइंस में हो सकती हैं, ज्योग्राफी में हो सकती हैं, सामाजिक विज्ञान में हो सकती हैं, लैंग्वेज में हो सकती हैं, ये हमने सहूलियत के लिए आसान मान रखी हैं, वो सच नहीं है पूरा, ठीक है। तो इस एग्जांपल से तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी कि जो हमने मान रखा है कि सन जो है वो राइज करता है, सेट करता है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सन ना राइज करता है ना सेट करता है, वो कुछ नहीं करता, अर्थ घूमती रहती है, ठीक। तो यही मैं तुम्हें यहां पे समझाना चाहता हूं कि ये जो हमने मान लिया है ना, द एक्टर एंड सिंगर सिंगुलर है, अपनी सुविधा के लिए मान लिया। एक्चुअली ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज हो सकता है, दोनों के लिए यूज हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है, ये वाली सिचुएशन भी हो सकती है, ठीक है। तो यही मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि द आर्टिकल के साथ जब हम लिखते हैं तो वहां पे सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, ठीक। लेकिन हम अपनी सहूलियत के हिसाब से उसको सिंगुलर मान के चलते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं उसी का यूज प्लूरल के लिए भी किया जा सकता है। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था ये, द एक्टर एंड सिंगर हैव गॉन अब्रॉड ऑन अ बिजनेस ट्रिप फॉर अ फ्यू वीक्स। अब हमने हैज लिख दिया, ठीक है, क्योंकि हम उसको सिंगुलर मानेंगे। क्यों सिंगुलर मान रहे हैं? इसके पीछे वजह भी है। इसके पीछे वजह ये है, हाँ, इसके पीछे वजह ये है कि ऐसा होता है, हमने देखा है कि एक्टर और सिंगर एक ही पर्सन हो, तो हम इसको सिंगुलर मान लेते हैं, ये हमारी सहूलियत है, ठीक। लेकिन अब मैं एक दूसरी सिचुएशन आपको बताता हूं। मैं यहां पे एक क्वेश्चन लिखता हूं, देखिए, द डॉक्टर एंड पेशेंट, द डॉक्टर एंड पेशेंट वर punished by the law, ठीक है। अब जैसे हमने ये सेंटेंस लिखा है, द डॉक्टर एंड पेशेंट वर पनिश्ड बाय द लॉ। मान लीजिए जैसे कोई ऐसी प्रैक्टिस है जो कि इलीगल है, मतलब लॉ उसको अलाउ नहीं करता, ठीक है। मान लीजिए उसको लॉ उसको अलाउ नहीं करता, लेकिन कोई डॉक्टर पकड़ा गया, अबॉर्शन मान लेते हैं एग्जांपल, ठीक है। तो मान लो एक डॉक्टर है
और उसकी और उसके पेशेंट की मतलब किसी ने शिकायत की, ठीक है, तो उनको दोनों को ही मतलब सजा मिल गई। अब हमने ऐसे लिख दिया द डॉक्टर एंड पेशेंट वर पनिश्ड बाय द लॉ। अब आप इसको गलत क्यों मानोगे? कोई वजह नहीं है, इसको गलत मानने की कोई वजह नहीं है, ये सही है। बट एक समस्या हो जाएगी। क्या समस्या हो जाएगी? कि बहुत से लोग जो हैं वो इंग्लिश को समझ के नहीं, याद करके सीखते हैं। उनके साथ समस्या हो जाएगी, वो इसको मिस इंटरप्रेट करेंगे, वो मतलब बात का बतंगड़ बनाएंगे। क्यों? वो ये कहेंगे कि डॉक्टर और पेशेंट तो एक ही पर्सन हो गया, इसका मतलब कि वही डॉक्टर है वही पेशेंट, जो कि हमें पता नहीं रहा होगा, ऐसा नहीं रहा होगा। डॉक्टर दूसरा कोई रहा होगा, पेशेंट कोई दूसरा रहा होगा, डॉक्टर वो रहा होगा जिसने ट्रीटमेंट किया, पेशेंट वो रहा होगा जिसने ट्रीटमेंट किया गया। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये गलत नहीं है, इसमें आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, वर्ब भी सही है। लेकिन यह बहुत ऊपर की बात, ये लैंग्वेज में ये बहुत ऊपर की बात है, ठीक। जनरली लोगों को ये समझ में नहीं आती है, क्योंकि जनरली लोग इंग्लिश को पढ़ते हैं याद करके, समझ के कम पढ़ते हैं, ठीक है। ये जो मैंने आपको समझाया है, दीज आर नॉट कॉमन थिंग्स, ये इंग्लिश पढ़ाने के तरीके नहीं है, लोग ऐसे नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। लोग तो अपने सहूलियत के हिसाब से जो इजी आसान लगता है वो मान के पढ़ते रहते हैं इंग्लिश। तो जो मान के पढ़ते हैं इंग्लिश वो इसको गलत मानेंगे, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे द यूज कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, बट अब जनरल प्रैक्टिस तो यही है। जैसे कि लोग माने बैठे हैं कि सनराइज होता है सेट होता है, तो लोग ऐसा माने बैठे हैं। अब आप उसमें बेमतलब अपनी हर जगह टांग अड़ाओगे, कहोगे कि नहीं सनराइज और नहीं करता, सेट भी नहीं करता, तो दिक्कत होगी, कन्फ्लिक्शन रहेगा। तो हम क्या करते हैं, हम जो चीज़ ईजी है, जो हमारे लिए आसान है, उसको पकड़ के चलते रहते हैं हम भी उसके साथ। दुनिया वैसे चल रही तो हम भी वैसे चल देते हैं, कहानी है। बट अदरवाइज द डॉक्टर एंड पेशेंट कैन बी प्लुरल, आपको द लिखने की जरूरत नहीं है। बट अब चूंकि लोग ऐसे फॉलो करते हैं, ठीक है, और इससे कन्फ्यूजन्स नहीं होते हैं, इससे कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं होते हैं, तो हम भी इसी को कर लेते हैं, हम भी कर लेते हैं मतलब। बट हमें पता है कि वो भी प्लुरल था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। Either the man or his son have informed the police about the burglary. अब हम कह रहे हैं या तो उस व्यक्ति ने या उसके बेटे ने पुलिस को बता दिया है बर्गलरी के बारे में। जल्दी से बताइए बच्चों। हाँ जल्दी से बताइए। हैज आ जाएगा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, हमने लिखा ईदर यू और आई आर गिल्टी। अब देखो यहां पर होता क्या है, ये जो एंड होता है वो कंजंक्शन ऑफ क्यूमुलेशन होता है, मतलब क्यूमुलेटिव कंजंक्शन होता है, जोड़ देता है, दो नाउन से दो प्रोनाउंस को जोड़कर एक बना देता है। यहां पर ये जो हमने लिखा है ये क्या है, अल्टरनेटिव कंजंक्शन है। अब सब्जेक्ट हमारे पास यहां भी दो हैं, सब्जेक्ट अभी भी हमारे पास दो हैं, एक यू है और एक आई है। अब हम कह रहे हैं ईदर यू और आई आर गिल्टी। अब होता क्या है कि जैसे और है, नॉर है, तुम लोग जानते होगे, जो बच्चे जानते हैं, जो नहीं मतलब जो पढ़ चुके कंजंक्शन वो जानते होंगे, जो नहीं जानते मैं उन्हें बता देता हूं बच्चे, ये कंजंक्शन ऑफ अल्टरनेटिव्स होते हैं, मतलब ये अल्टरनेटिव कंजंक्शंस होते हैं। इनका यूज हम तब करते हैं, एंड जो होता है वो क्यूमुलेटिव कंजंक्शन होता है। एंड का यूज हम तब करते हैं जब हमें दो नाउन्स को जोड़कर एक कंपाउंड बनाना हो, ठीक। और नॉर का यूज हम तब करते हैं जब हमें दो नाउन्स को जोड़ना ना हो, एज एन अल्टरनेटिव रेफर करना हो कि ये दोनों अल्टरनेटिव्स हैं। अल्टरनेटिव का मतलब विकल्प, या तो ये या फिर वो। तो जैसे हमने लिखा ईदर यू और आई आर गिल्टी, तो इसका मतलब हम दोनों ही गिल्टी नहीं है, क्योंकि अगर हम दोनों गिल्टी होते तो हम यहाँ पे और नहीं एंड लिखते, हम लिखते हैं यहाँ पर एंड। ईदर यू मतलब हम लिखते यू एंड आई, लेकिन अगर हम लिख रहे हैं यू और आई, तो यू और आई का मतलब हो गया कि हम दोनों में से कोई एक गिल्टी है। अच्छा अब कौन गिल्टी है वो पता नहीं है, क्योंकि पता ही होता तो और यूज क्यों करना पड़ता। अब वो हमें नहीं पता कि कौन गिल्टी है, ओके। कोई भी हो सकता है, तो तुम भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूं। तो अब अगर मान लो यू गिल्टी है तो आर लिखना पड़ेगा, आई गिल्टी है तो एम लिखना पड़ेगा। अब जब हमें ये पता ही नहीं कि कौन है, एक काम और करते हैं, यहां पे भी हम आर भी नहीं लिखते, एम भी नहीं लिखते, हम यहां पे लिखते हैं इज, ठीक। अब हमें पता है ये इज तो गलत है, अब हम वर्ब लिखें किसकी अकॉर्डिंग। तो देखिए जब कभी तुम्हें ऐसा लगे कि और से हमने दो सब्जेक्ट्स को जोड़ रखे हैं,
तो आप वर्ब यू के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, आई के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। गलत तो होगा ही नहीं, क्योंकि जब आपको ये पता तो है नहीं कि इनमें से सब्जेक्ट कौन है, क्योंकि पता ही होता तो और नहीं लिखना पड़ता। तो अगर और लिख रखा है तो इसका मतलब सब्जेक्ट इनमें से ही कोई एक है। अब अगर यू है तो आर लिख दो, आई है तो एम लिख दो, बट कौन है वो हमें नहीं पता। तो फिर वही सहूलियत वाली बात आ गई। अभी मैं क्या बता रहा था थोड़ी देर पहले, कि हमने चाहे भाषा हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे आपका भूगोल हो, चाहे आपकी सामाजिक ज्ञान हो, हमने यहाँ पे बहुत सी चीजें अपनी सहूलियत के हिसाब से सही गलत में डिसाइड कर रखी हैं। वो सच में सही या गलत है वो नहीं है, वो हम नहीं ढूंढते, वो हम पता भी नहीं करते। बट हम क्या करते हैं, उनको सही गलत हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से मान लिया है। मतलब हमने उनको मार्क कर रखा है कि ये सही है ये गलत है, बट वो सच में ऐसा है कि नहीं है वो हमें नहीं पता, बस हमने मान लिया कि ये सही है गलत है। ठीक है, तो अब यहां पर भी वही सहूलियत वाली बात है। ठीक है, वर्ब तो किसी के अकॉर्डिंग में लिख सकते हो, यू के अकॉर्डिंग में लिख सकते हो, आई के अकॉर्डिंग में लिख सकते हो, किसी के अकॉर्डिंग में लिखो, सही हो जाएगी जब तुम्हें पता ही नहीं कि कौन है सब्जेक्ट। ठीक है, बस ये पता है कि इन दोनों में से कोई एक है, तो जिसके चाहे अकॉर्डिंग देखो। अब कहो कि इनमें से किसी के अकॉर्डिंग ना लिखे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, वर्ब तो लिखनी ही पड़ेगी। ठीक है, वर्ब का सब्जेक्ट रेफरेंस तो कोई ना कोई मानना ही पड़ेगा। अब किसको माने, ये डिस्प्यूट है। तो जब ये डिस्प्यूट है तो सहूलियत ये है कि जो वर्ब के पास लिखा उसके अकॉर्डिंग लिखो। ठीक, तो ये क्या है, अब जैसे हमने यहाँ पे एम लिख दिया, तो एम लिख देने का मतलब क्या हुआ कि एम गिल्टी है, यू गिल्टी नहीं है? इसका मतलब बिल्कुल नहीं हुआ। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यू को हमने छोड़ दिया कि तुम जाओ, तुम नहीं मैं ही गिल्टी हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक, ये हमने जो वर्ब यूज किया है सिंगुलर, ठीक है, ये हमने सहूलियत के अकॉर्डिंग यूज किया। ठीक, चलिए, तो मैं आपको वही बता रहा था कि एक मिनट बच्चों में एक छोटा सा चेक कर लो कहीं पे, यहाँ पर वाईफाई तो नहीं कनेक्ट है, चलो सही है। हाँ, तो बहुत सी चीजें हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से सही गलत मान के उनको ट्रीट करते रहते हैं। वो सही है या नहीं है वो लोग ढूंढते नहीं, वो खोजते नहीं है, क्योंकि इंग्लिश पढ़ने वाले नॉर्थ इंडिया में लोग जो हैं वो याद करके इंग्लिश पढ़ते हैं, समझ के नहीं पढ़ते। ठीक है, तो यहाँ पर भी सहूलियत के हिसाब से हम आई लिख देते हैं, नहीं तो यू के अकॉर्डिंग लिख दो तो क्या गलत हो जाएगा, कुछ गलत नहीं हो जाएगा। बट लोग पास वाले के अकॉर्डिंग लिखना थोड़ा लॉजिकल भी है। मान लीजिए जब आपको पता है कि यू के अकॉर्डिंग वर्ब लिख सकते हो, आई के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, तो फिर जब वर्ब इनमें से किसी एक के अकॉर्डिंग ही लिखनी है तो जो पास में लिखा उसके अकॉर्डिंग लिख दो, उसके अकॉर्डिंग लिख दो। लिखनी ही है ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फिर हम लिखते हैं उसी के अकॉर्डिंग। अब जब सब इसी के अकॉर्डिंग लिखते हैं तो फिर हम भी इसी के अकॉर्डिंग लिखते हैं। अब क्यों तुम अपने 1.5 चावल अलग ले जाके पकाओगे? मान लो 100 लोग हैं, 100 में से 99 लोग जो हैं वो इस तरीके से वर्ब यूज करते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में। आप कहोगे नहीं भैया जब किसी के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो हम तो पहले वाले के अकॉर्डिंग लिखेंगे, लिख लो। लेकिन फिर अकेले अपनी लीक बना के चलना थोड़ा सा दिक्कत होता है। जब सब एक तरफ जा रहे हैं और आप अलग चले जाओगे तो फिर आप दुनिया से कट जाओगे। तो दुनिया के साथ रहना है, दुनिया के साथ जीना है, तो फिर थोड़ा बहुत दुनिया के अकॉर्डिंग खुद को भी ढालना पड़ता ही है, मजबूरी में सही। तो बस ये यही है कि मतलब बात समझ में आ गई क्या? बात ये है, ठीक है ठीक है, जिसको जल्दबाजी है अपना घर जाओ बेटा, जिसको जल्दबाजी है ना वो घर जाओ, मत पढ़ा करो, यहाँ मत पढ़ो। यहाँ पर वो पढ़ो जिनको बहुत डिटेल में पढ़ना है, और जिनको बहुत जल्दबाजी में पढ़ना है तो वो अपना कहीं भी जाओ बच्चे, ठीक है, कहीं भी जाओ। बहुत से यूट्यूब चैनल्स हैं वो ऐसे हैं कि उनके थंबनेल पढ़ोगे ना तो उस पर लिखा होगा 10 मिनट में टेंस आपका गुलाम, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट का बाप, आपकी भूलना भूल जाओगे, मतलब लिखते हैं भूलना भूल जाओगे, मतलब भूल जाओगे अल्टीमेटली, लेकिन क्या भूल जाओगे? भूलना भूल जाओगे, ठीक है, मतलब भूलोगे जरूर अल्टीमेटली बातें। तो जिनको ऐसा लगता है कि भाई हमें तो जल्दबाजी है, हमारी तो रेल छूट रही है, ठीक है, हम गर्म तवे पे बैठे हैं, हमसे धीरज नहीं रखा जा रहा, तो जो गर्म तवे पर बैठे हैं जिनको धीरज नहीं रखा जा रहा वो जाओ, बहुत से यूट्यूब चैनल्स हैं वहाँ पे वो बहुत हड़बड़ी में पढ़ाते हैं। तुम क्वेश्चन पढ़ भी नहीं पाओगे तब तक वो स्लाइड चेंज कर देंगे, ठीक है, तुम क्वेश्चन पढ़ के सोचोगे उससे पहले वो खुद ही आंसर बता देंगे और आगे चले जाएंगे। तो ठीक है, जिनको अपना चैन से पढ़ना है, तसल्ली से पढ़ना है, और जिनको डाटा का कोई डर नहीं है, ठीक है, तो वो यहाँ पे पढ़ें। और गर्म तवे पे बैठे हो, तुमसे इंतजार नहीं हो रहा है तो जाओ, तुम्हारे अकॉर्डिंग मैं नहीं पढ़ाता, मैं जैसा पढ़ाता हूँ ऐसा अच्छा लगता है तो आ जाओ, नहीं अच्छा लगता है, कोई सलाह वगैरह देना चाहते हो तो मत दो, कोई फायदा नहीं है, मानी नहीं जाएगी। हरिओ, खैर ठीक है, तो कहानी क्या है कि अगर हम और नॉर से कभी भी किन्हीं दो नाउन से प्रोनाउंस को कनेक्ट करें, ठीक है, तो वर्ब को यूज कीजिएगा वर्ब के पास वाले के अकॉर्डिंग। और ये कोई मतलब जरूरी नहीं है कि पास वाले के अकॉर्डिंग लिखो, लेकिन दुनिया ऐसी करती है तो हम भी ऐसे कर रहे हैं, बस ये मामला है, ठीक है। नेक्स्ट पे जाओ।
नॉट ओनली यू बट ऑल्सो योर फादर आर कॉर्डियली इन्वाइटेड टू द फंक्शन। आज ही कर दे, ये ऐसे हैं मेढक हैं ये अपने यहां मैं बताता हूं कि जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चा होता है ना, यूट्यूब पे जो ज्यादा एक्टिव रहता है, ठीक है, तो इसमें बहुत सा बच्चा ऐसा होता है जो मेढक है। मेढक समझ रहे हैं? मेढक का मतलब ये कि जब बारिश की बूंद गिरेगी ना, तब वो जमीन से निकलेगा, तब तक वो जमीन के अंदर रहेगा, सोता रहेगा, हाइबरनेट कर जाते हैं ना। जैसे तुमने पढ़ा होगा कि जो मेढक होते हैं और कुछ और भी ऐसे जानवर होते हैं, वो क्या करते हैं, हाइबरनेट कर जाते हैं, सुषुप्त निद्रा, मतलब सो जाते हैं, सुषुप्त अवस्था में चले जाते हैं, सो जाते हैं। फिर जब बारिश शुरू होती है, ठीक है, अब बारिश होने लग जाती है, तब फिर वो टरटरा के बाहर निकलते हैं। तो बहुत सा बच्चा ऐसा ही है, जब उसको लगता है कि अब तो एग्जाम की डेट आ गई, अब तो एडमिट कार्ड भी आने लग गए, तब फिर वो एकदम से जगता है, फिर वो देखता है कौन से यूट्यूब चैनल पर जाएं, कहाँ से क्या करें, क्या चबा लें, क्या ना चबा लें, ठीक है। फिर उसको कोई ना कोई मिल जाता है, 22 घंटे की मैराथन, 50 घंटे की मैराथन, तोड़ देंगे एग्जाम को, फोड़ देंगे, अब की जिद है, जुनून है, वर्दी हमारा, जिद है ये हमारी, ठीक है। फिर ऐसे लल्लू जो मेढक होते हैं वो उन्हीं के पास जाके अपना बैठ जाते हैं बस। तो ये मेढक टाइप के बच्चे हैं। अब देखो मेढकों को तो हम डील नहीं करते भाई, सीधी सी बात है, ठीक। हाँ, एक ही क्लास में खल्लास, एक क्लास विज्ञान खल्लास, एक क्लास अलजेब्रा खल्लास, ठीक है, एक क्लास वोकैब खल्लास, क्या पागल है सर। चलो तो यहां आ जाओ, ये जो क्वेश्चन है, वैसे चाहूं तो समझाने के लिए मैं इसको भी आपको 10-5 मिनट समझाता रहूं, टाइम खराब करता रहूं, ठीक है। हालांकि टाइम खराब नहीं होगा, कुछ तो सीखोगे ही, ठीक है। लेकिन मैं बताता हूं इस क्वेश्चन को ना, आप एक छोटे से मतलब डेफिनेशन होती है लैंग्वेज की, उसको अगर ध्यान में रख के करो तो अपने आप हो जाएगा। क्या होती है डेफिनेशन, देखिए सबसे पहले समझो, यहां पे भी 2 सब्जेक्ट हैं, एक है यू और एक है योर फादर, 2 सब्जेक्ट हैं, एंड से जोड़ नहीं रखे हैं तो क्यूमुलेटिव हो नहीं पाएंगे, वर्ब किसी एक के अकॉर्डिंग ही आएगी। यहां पर एक छोटी सी डेफिनेशन होती है सब्जेक्ट की, सारे बच्चे एक बार बताएं तो सब्जेक्ट की डेफिनेशन बताएं। व्हाट इज सब्जेक्ट? व्हाट वी टॉक अबाउट, ठीक है, सबको पता है कि सब्जेक्ट इज व्हाट वी टॉक अबाउट। सब्जेक्ट जो होता है वो सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिससे हमें यह पता चलता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। छोटा सा पॉइंट है, सबको पता होगा कि सब्जेक्ट इज व्हाट वी टॉक अबाउट, कि सब्जेक्ट वो होता है जिससे हमें यह पता चले कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस तुम ये सेंटेंस पढ़ो, ये वाला जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को पढ़ो और अपने आप बता दो कि व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, योर फादर के बारे में, यू के बारे में। इंग्लिश बहुत आसान है, कहीं पर बेसिक्स काम आ जाते हैं, कहीं पे आपके कॉमन सेंस काम आ जाता है, मतलब एक ही चीज नहीं चलेगी, ऐसा नहीं कि एक ही चीज आपकी हमेशा चलती चली जाएगी। कहीं पर आपके बेसिक्स हैं, वही आपको हेल्प कर देंगे, फंडामेंटल्स हेल्प कर देंगे, एकदम से आंसर आपको समझ में आ जाएगा। कहीं पर क्या होता है कि फंडामेंटल्स तो हैं ही, लेकिन उसके अलावा आपको कॉमन सेंस भी अप्लाई करने की जरूरत पड़ जाएगी। चलिए, अब जैसे हमने लिखा नॉट ओनली यू बट ऑल्सो योर फादर आर कॉर्डियली इन्वाइटेड टू द फंक्शन, व्हाट इज दिस सब्जेक्ट? अब हमें पता है कि सब्जेक्ट इज व्हाट वी टॉक अबाउट, सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात करते हैं। तो ये सेंटेंस पढ़ो जो लिखा हुआ है, और इस सेंटेंस को पढ़ के मुझे बताओ कि व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, यू के बारे में या योर फादर के बारे में। सब्जेक्ट इज डूअर, बहुत मारूंगा सब्जेक्ट इज डूअर, भूल जाओ, तुम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। सब्जेक्ट डूअर नहीं होता बेटा, सब्जेक्ट सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिससे हमें यह पता चलता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट इज व्हाट वी टॉक अबाउट, सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस दैट टेल्स अस दैट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब कुछ नहीं बचा, अब तो कुछ बचा ही नहीं। जब तुम्हें पता ही चल गया कि बात फादर के बारे में हो रही है, तो व्हाट वी टॉक अबाउट इज द सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात करते हैं वही सब्जेक्ट होता है। तो फादर सब्जेक्ट हो गया, फादर के अकॉर्डिंग इज आ गया। कि नॉट जो है वो नेगेशन का वर्ड होता है, यू के साथ लिख दिया तो यू नेगेटिव हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आएगी, ठीक है।
तो यू के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आएगी, और वर्ब आ गई आपकी फादर के अकॉर्डिंग आ गया इज। अब इसको आप कैसे ध्यान रख सकते हो, इसको आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, ठीक है, आप इसको कैसे ध्यान रख सकते हो, आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो कि नॉट ओनली बट ऑल्सो से जब भी हम दो नाउन्स को कनेक्ट करते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो से, तो वर्ब हमेशा लिखा करो बट ऑल्सो के बाद वाले नाउन के अकॉर्डिंग। क्यों उसके अकॉर्डिंग क्यों लिखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि वही हमारा सब्जेक्ट होता है। नॉट ओनली जिसके साथ लिख दिया उसका निगेशन हो गया, वो टॉपिक ऑफ द टॉकिंग नहीं रहता है, टॉपिक ऑफ द टॉकिंग हो जाता है, जो बट ऑल्सो के बाद लिखा वो उसके अकॉर्डिंग वर्ब हो जाती है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो, इससे रिलेटेड है, जगह नहीं है तो यहीं पे थोड़ी सी जगह बनाते हैं, क्योंकि बस इतने क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है देखो, बी क्वेश्चन लिख देते हैं यहां पर, देयर इज ईदर द टीचर or the students in the room। ठीक है, अब जैसे ये हमने लिखा है ना, चलो अब ये हमने लिखा है, अभी इसमें क्या करना है तुम्हें ये बताना है कि इसमें हम कौन सी वर्ब यूज करें ब्लैंक में। चलो जैसे हमने लिखा देयर डैश ईदर द टीचर और द स्टूडेंट इन द रूम, ये इन द रूम लिखना था, गलती से इज द रूम हो गया। चलो बताओ, आंसर बताओ। देयर डैश ईदर द टीचर और द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स लिखना, डैश द रूम, आंसर बताओ। देयर डैश ईदर द टीचर और द स्टूडेंट्स इन द रूम, आंसर बताओ। 50-50 पेमेंट ले सकते हैं क्या, मतलब ऑफलाइन का मैसेज नहीं आया, कब खुलेगी ऑफलाइन का? बेटा अभी तो गवर्नमेंट, अभी तो केसेस बढ़ने शुरू हुए दिल्ली में, मैंने कहा तो था तुम लोगों से कि दिल्ली में तो अभी केसेस बेसिकली ढंग से बढ़ने भी नहीं शुरू हुए। आप मान के चलो अभी कि जनवरी तक तो कुछ होता नहीं है ऑफलाइन क्लासेस का, जिस तरीके की अभी हालत है। गवर्नमेंट थोड़ी सी सख्ती करेगी, लोग भी थोड़ा सा सेंसिबल रहेंगे, तो हो सकता है चीजें जल्दी ठीक हो जाएं। हाँ बेटा जानता हूं, क्यों क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं। अब देखो क्या होता है, जो बच्चे ये याद कर लेते हैं कि जब हम और नॉर से दो नाउन से प्रोनाउंस को जोड़ते हैं तो वर्ब आती बाद वाले के अकॉर्डिंग, तो हमने कहा कि बाद वाले के अकॉर्डिंग नहीं आती, वर्ब आती पास वाले के अकॉर्डिंग। वजह क्या होती है, वजह ये होती है कि जो पास, जब आपको वर्ब किसी एक के अकॉर्डिंग ही लिखनी है तो फिर उसके अकॉर्डिंग लिख दो जो पास में, मतलब ये सहूलियत है, ठीक है, आसानी है। तो यही अब ध्यान रखना है कि यहां पर आपके पास देखो एक टीचर है, एक है टीचर सब्जेक्ट, एक है स्टूडेंट्स। अब हमने कहा या तो स्टूडेंट्स या फिर टीचर हैं रूम में, मतलब रूम में या तो टीचर हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं। अब हमें ये पता नहीं कि कौन है, हमें ये नहीं पता कि इनमें से कौन है, टीचर है या स्टूडेंट है, ठीक है, बट ये पता है कि इन्हीं में से कोई होगा, या तो टीचर होंगे या स्टूडेंट्स होंगे। अब कौन है वो नहीं पता, तो वर्ब किसी एक के अकॉर्डिंग लिखनी है। अब अगर टीचर हैं तो टीचर के अकॉर्डिंग इज आएगा, स्टूडेंट्स हैं तो आर आएगा। तो अगर यहाँ पे तुमने ये याद रखा कि बाद वाले के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, तब तो तुम लिख दोगे स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग आर। लेकिन मैंने क्या कहा था, वर्ब बाद वाले के अकॉर्डिंग या पहले वाले के अकॉर्डिंग नहीं आती, वर्ब हम लिख देते हैं पास वाले के अकॉर्डिंग। जब वर्ब एक के अकॉर्डिंग ही लिखनी है तो उसके अकॉर्डिंग लिख दो जो पास में हो। अब इस बार पास में कौन है, टीचर है, तो टीचर के अकॉर्डिंग इज आ गया। तो और नॉर के केस में क्या होता है कि हम वर्ब लिखते हैं उसके अकॉर्डिंग जो वर्ब के पास में लिखा गया सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ठीक है। नॉट ओनली बट ऑल्सो के केस में क्या होता है कि हम वर्ब लिखते हैं बट ऑल्सो के बाद में लिखे गए नाउन के अकॉर्डिंग। क्यों लिखते हैं ये भी समझ लो। वो इसलिए लिखते हैं क्योंकि वही हमारा टॉपिक ऑफ द टॉकिंग होता है, सब्जेक्ट इज व्हाट वी टॉक अबाउट। नॉट ओनली के साथ में लिखी गई नाउन फ्रेज जो होती है वो हमारी टॉपिक ऑफ द टॉकिंग नहीं रहती, क्योंकि नॉट ओनली लिख के उसको निगेट कर दिया जाता है। तो बट ऑल्सो के बाद लिखा गया नाउन फ्रेज जो होता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है, वही हमारा टॉपिक ऑफ द टॉकिंग होता है, तो उसी अकॉर्डिंग वर्ब लिखते हैं, ठीक है। ये सहूलियत है। चलो तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत हो गया, 1.5 घंटा होने जा रहा है। और ये जो सारा है पीडीएफ तुम लोगों को पता ही हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाता है, कि जो भी हम ये यूट्यूब पे डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस वगैरह, ये सब जो है हमने लिखा है, ये पूरा आपको प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है एसेक इंग्लिश, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएगा। सर अल्फा बैच का 50-50 पेमेंट ले सकते हैं क्या, मतलब नहीं समझा, 50-50 पार्ट पेमेंट कह रहे हो आप इंस्टॉलमेंट्स में, अरे रहने दो।
थोड़ी सी तो बेटा फीस है, 5000 तो फीस है, एक ही बार में पेमेंट कर दो, और क्या। When I went there it was raining, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूस। बच्चे ये आपके दो क्लॉजेज हैं, एक है इंडेफिनिट में, एक है कॉन्टिन्यूस में। मेरा बताकर जाना, मैं आपके यही क्वेश्चन के लिए कभी से इंतजार कर रही हूं कि सर इंग्लिश सीखने के लिए वोकैब कैसे तैयार करें, क्योंकि वोकैब का कोई अंत नहीं है। ठीक है, चलो अच्छा क्वेश्चन है, और मुझे लगता है एक बच्चे का नहीं, कई बच्चों का ऐसा क्वेश्चन होगा कि भाई हम वोकैब कैसे करें। ठीक है, वोकैब का तो कोई अंत नहीं है, तो मैं आपको बताता हूं, सुनो कहानी क्या है। वोकैब वास्तव में बड़ी अजीब चीज है। देखो मैं बताता हूं, ऐसे सुनना। वोकैब का मसला क्या है मैं आपको बताऊं। वोकैब का मसला ऐसा है कि मान लो किसी पेपर में आएंगे, आपको आते हैं, मान लो आपको आते हैं 50,000 वर्ड, 50,000 तो फिर ज्यादा हो जाएंगे, मैं कहता हूं तुम्हें आते हैं 5,000 वर्ड। ठीक है, पेपर में आएंगे 5 और तुम्हें आते हैं 5,000 एंटोनिम सिनोनिम, पेपर में आएंगे 5। अब पता चले कि वो जो 5 पेपर में आएंगे वही तुम्हें नहीं आते। ठीक है, या फिर पता चले कि पेपर में आएंगे 5 और तुम्हें 5 ही पता है, और तुम्हें वही 5 वर्ड्स पता है जो पेपर में आ गए। क्या मजे की बात है। तो बात समझ आ रही है। वोकैब है बहुत टेढ़ी चीज। वोकैब का किसी को पता नहीं होता कि हमें हजारों वर्ड पता है, और पता चले जो पेपर में आए वही नहीं पता थे, और पता चला कोई बच्चा ऐसा कि उसको जो पेपर में आए थे वही पता थे, घुमा फिरा के बाकी नहीं पता थे। तो मैं आपको बताता हूँ मसला क्या होता है। पढ़ने की आदत डालो। मैं अपने सारे बच्चों को यही रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको वोकैब का, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का डर है तो पढ़ने की आदत डालो। ठीक है, रीडिंग करा करो, रेगुलर पढ़ो। ठीक है, इंग्लिश पढ़िए, 7th 8th की बुक्स में रिकमेंड करता हूँ, 7वीं 8वीं की एकेडमिक्स की बुक्स लीजिए, उनको पढ़िए, उनमें चैप्टर्स पढ़ो, रोज एक चैप्टर पढ़ सकते हो तो सबसे अच्छा है, नहीं तो ऑल्टरनेट डेज पे पढ़ो, एक दिन छोड़ के एक दिन पढ़ो। तो रोज एक चैप्टर फिनिश करो, 2-3 पेज का चैप्टर होता है 7th 8th की जो इंग्लिश की बुक्स होती हैं उनमें। उस चैप्टर में एंटोनिम सिनोनिम्स भी होते हैं, आपके तैयार होते रहेंगे। फ्रेजल वर्ब्स का भी यूज होता है, इडियम्स का भी यूज होता है, वो सारे आपके अपडेट होते रहेंगे। तो अगर आप वोकैब पढ़ के तैयार करोगे तब तो हो जाएगी। और अदरवाइज ये सोचो कि कहीं से एक लिस्ट तुम्हें मिल जाए दुनिया भर की जितनी इंपॉर्टेंट वोकैब है उसकी, और वो लिस्ट तुम रट मारो, तो ना तो तुम्हें ऐसी कोई लिस्ट मिलेगी, और ना ही अगर मिल भी गए तो तुम रट पाओगे। ठीक है, तो ये भूल जाओ। वोकैब जो है ना वो धीरे धीरे तैयार होती है। वोकैब कभी किसी, आपके इंग्लिश के कॉन्सेप्ट तो ओवरनाइट तैयार हो सकते हैं। पता चले आप 3 महीने का टाइम निकालकर मेरे पास आए, 3 महीने में मैंने ग्रामर में आपको एकदम ओके बना के भेज दिया। ठीक है, वोकैब में कोई नहीं बना सकता, भूल जाना, कोई नहीं बना सकता। अगर कोई ऐसा कह रहा है तो वो झूठ कह रहा है। ठीक, तो वोकैब जो होती है वो मैं आपको बताऊं ना बहुत धीरे धीरे तैयार होती है, बहुत धीरे धीरे। लेकिन कैसे तैयार होगी वो आप जान भी नहीं पाओगे। एक दिन आप पाओगे अरे जो वर्ड्स आते हैं पेपर में से आपको सारे आते हैं। वो एकदम से धीरे धीरे, मतलब एकदम से होने वाला काम नहीं है। ओवरनाइट कोई भी वोकैब को मास्टर नहीं कर लेता। रह गई बात अब मेरी, कह रहे हो कि मैंने कैसे वोकैब तैयार की, मैं वही तरकीब आपको बता दूं, तो मैं बता देता हूं। मैंने वोकैब के लिए कोई बुक नहीं पढ़ी है। ठीक है, जैसे बहुत से बच्चे हैं उनको टीचर्स नॉर्मन लुइस की एक बुक आती है, वर्ड पावर मेड इजी, वो रिकमेंड करते हैं। हालांकि बुक अच्छी भी है, मैं बताऊं, सही है, बुक अच्छी भी है, खराब नहीं है, लेकिन इनकम्प्लीट है। जैसा रेन एंड मार्टिन है, रेन एंड मार्टिन बहुत अच्छी बुक है, बड़ी गजब बुक है, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हो तो वो इनकम्प्लीट है। उसकी प्रैक्टिस अच्छी है, लेकिन उसमें जो कंटेंट पढ़ने के लिए दिया वो बहुत कम है, मतलब वो बहुत कम है। आप यूं मान लीजिए कि 30% भी नहीं है। ठीक, लेकिन जो उसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज है बहुत अच्छी हैं। अब प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज का बच्चा करे क्या, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज अच्छी हैं, उनके आंसर दे रखे हैं, अलग से की खरीद लो, चलो की खरीद लेते हैं, मान लो 350-400 रुपए पड़ेंगे, की हमने ले ली रेन एंड मार्टिन की। अब की में क्या है कि केवल एक्सरसाइजेज के आंसर दे रखे हैं, एक्सरसाइजेज हैं बुक में, की उसकी अलग से आती है, की में आंसर दे रखे हैं। आंसर देख के हम क्या कर लेंगे जब हमें समझ भी नहीं आएगा कि आंसर क्यों आया। ओके, तो रेन एंड मार्टिन बुक तो बहुत अच्छी है, लेकिन कोई मतलब पूरा नहीं करती। जब तक उसको कोई पढ़ाए ना डिटेल में तब तक उसका कोई मतलब नहीं बनता। और वो भी बुक ना पढ़ाए, उसकी एक्सरसाइजेस कराए, उसकी एक्सरसाइजेस समझा के कराए, तब तो फायदा है। तो रेन एंड मार्टिन अच्छी बुक है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता, किसी को नहीं करता, कभी नहीं करता। ठीक है, नॉर्मन लुइस की वर्ड पावर मेड इजी अच्छी बुक है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि वो अधूरी है। आप सोचो कि हमने वर्ड पावर मेड इजी पूरी पढ़ ली और उसके बाद पेपर देने जा रहे हैं। ठीक है, और तुम सोचो सारे वर्ड आ जाएंगे, तो नहीं आएंगे। एक आधा कहीं इडियम में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ जाए तो आ जाए, नहीं तो एंटोनिम सिनोनिम में आएंगे, बाकी क्या है।
तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वोकैब सीखने का तरीका, और अगर तुम यही जानना चाहते हो मैंने कैसे किया तो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने कंपटीशन के लिए इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया बाद में, पहले मैं एकेडमिक्स के लिए इंग्लिश पढ़ाता था, यूपी बोर्ड अपना, ठीक है। तो मैं जब यूपी में था तो यूपी बोर्ड की इंग्लिश पढ़ाता था 9 से 12th की। दिल्ली आया तो दिल्ली में भी मैं शुरू में सीबीएसई की इंग्लिश ही पढ़ाता था, एकेडमिक्स की। तो बेसिकली जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मैंने एकेडमिक्स से पढ़ाना शुरू किया, मैंने कंपटीशन के लिए पढ़ाना नहीं शुरू किया था। कंपटीशन का मुझे ऐसे एक ब्रेक मिल गया, एक इंस्टीट्यूट हुआ करता था रोहिणी सेक्टर 7 में, वहाँ पर जानकार थे कुछ, ठीक है। तो उन्होंने ऐसे बुला लिया, तो मैंने उनके यहाँ ऐसे क्लास ले ली बच्चों की इंग्लिश की। वो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते थे, वही बैंकिंग के, ठीक है, बैंक पीओ वगैरह। तो उनको बड़ा अच्छा लगा मेरा तरीका पढ़ाने का। उनको लगा भाई कोई टीचर मिल गया, 2 घंटे की क्लास ली, कोई नोट्स नहीं, कोई नोटबुक नहीं, कोई बुक नहीं, ठीक है, और बड़े अच्छे ओरिजिनल तरीके से समझाया, तो उनको अच्छा लगा। तो मतलब फीडबैक अच्छा आया, तो फिर वहाँ पे पैसे भी अच्छे मिलते थे। तो मैं धीरे धीरे एकेडमिक छोड़ के कंपटीशन के लिए इंग्लिश पढ़ाने लग गया, क्योंकि पैसे अच्छे मिलते थे, बच्चे थोड़े मैच्योर हुआ करते थे एकेडमिक के बच्चों के मुकाबले, ठीक है। तो इसलिए इसमें पढ़ाने लग गया। तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरा जो इंग्लिश में जो भी मेरी वोकैब है, अच्छी या बुरी जैसी भी, मैं आपको बताऊँ, ठीक है, ये इसका सारा क्रेडिट जाता है उस सिलेबस को एकेडमिक्स के जो मैंने पढ़ाया कुछ साल। यूपी बोर्ड की इंग्लिश 9 to 12th पढ़ाई, ठीक है, 2-3 साल शायद। और उसके बाद में जब मैं दिल्ली आया तब मैंने यहाँ पर भी 1.5-2 साल सीबीएसई का सिलेबस पढ़ाया। तो वो जो एकेडमिक्स की बुक्स होती हैं, अगर वो आप पढ़ के पढ़ाओगे, नहीं ये जो बच्चा इंस्टीट्यूट का नाम लिख रहा है इसको तो मैंने बाद में ज्वाइन किया, उससे पहले मैं टीचिंग स्टार्ट कर चुका था, लेकिन मैं एकेडमिक्स के लिए पढ़ाता था, कॉम्पिटिशन्स के लिए नहीं पढ़ाता था। कॉम्पिटिशन्स के लिए मैंने बाद में पढ़ाना शुरू किया काफ़ी। तो अगर आपको अपनी इंग्लिश सही करनी है, वोकैब की बात है, तो मैं बताऊंगा एकेडमिक्स की बुक्स पढ़िए। उन बुक्स को पढ़ने का बड़ा फायदा होता है। जब आप लेसन पढ़ोगे तो आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग जो है, नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, वो भी ग्रो होगी, ठीक है। आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अपडेट होगा, आपकी रीडिंग स्पीड अपडेट होगी, ठीक है। आपकी वोकैब भी इंप्रूव होगी धीरे धीरे। आपके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस, ये सारे आपके अपडेट होंगे, लेकिन वो पढ़ के होंगे, याद करके नहीं होंगे। तुम सोचो कोई लिस्ट डाउनलोड कर लेंगे, कोई बुक खरीद लेंगे, ये ब्लैक बुक है, ये ग्रीन बुक है, ये येलो बुक है, ये वायलेट बुक है, और बुक खरीद लेंगे, वो कैब रट्टा मार लेंगे, तो भैया ऐसे कुछ नहीं होता। अपने पैसे खराब करने, टाइम खराब करने, कितने भी कर लो, वो तुम्हारी मर्जी है, टाइम तुम्हारा है, पैसे तुम्हारे हैं। हम तो कहते हैं आग लगा दो एक ही बार में, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। नीली पीली हरी काली बुक पढ़ के किसी की वोकैब आज तक तो अपडेट हुई नहीं है, ठीक है। कितनी भी रट मारो नहीं होगी, वोकैब पढ़ के ही इंप्रूव होती है। तो पढ़ने की आदत डालो, 7वीं 8वीं की 9वीं 10वीं की बुक्स लो, ठीक है, उनको पढ़ा करो। उन बुक्स को मैं क्यों कहता हूँ, उसके पीछे वजह, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अपडेट होता है, पहली वजह, ठीक है। पढ़ने की आदत पड़ती है, दूसरी वजह। वोकैब अपडेट होती रहती है, तीसरी वजह। ग्रामर जो आप पढ़ते हो कोचिंग में या यूट्यूब पर, उसके आपको सेंटेंस में वो यूज़ होते हुए दिखाई पड़ते रहते हैं, तो आपके ग्रामर के यूजेस भी रिकॉल होते रहते हैं, अच्छे याद रहते हैं, चौथी वजह। और 5वीं वजह सबसे इंपॉर्टेंट, एकेडमिक्स की जो बुक्स होती हैं स्कूल्स कॉलेजेस की, जब आप उन बुक्स को पढ़ोगे तो उन बुक्स में जब चैप्टर एंड होगा ना, तो एट द एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइजेस भी होती हैं। वोकैब की एक्सरसाइजेस होती हैं, ग्रामर की एक्सरसाइजेस होती हैं, ठीक है, एंटोनिम सिनोनिम्स की, फिल इन द ब्लैंक्स की, ठीक है, ये सारी एक्सरसाइजेस होती हैं। वो एक्सरसाइजेस करोगे ना तो आपका अपना इवेल्युएशन भी होगा। तो ऐसे वोकैब सीखनी है तब तो ठीक है। अब तुम सोचते हो कि नहीं, तुम्हें कोई एक लिस्ट मिल जाए कि दुनिया की सारी इंपॉर्टेंट वोकैब उसमें लिखी हो, कंप्लीट वोकैब A to Z लिखी हो, तुम उसको पढ़ लो, रट मारो, तुम्हारी वोकैब इंप्रूव हो जाए, तो ध्यान रखना, ना तो कभी कोई ऐसी लिस्ट मिलेगी नहीं, ठीक है। और मैं कहता हूं कि चलो मिल गई, कोई जिन तुम्हें मिल गया, ठीक है, कोई तुम्हें अलादीन का चिराग मिल गया, तुमने उसको रगड़ा, उसमें से जिन निकल आया, उस जिन ने तुम्हें लाके बुक दे दी। जिन ही दे सकता, बाकी तो कोई नहीं दे पाएगा। मान लो कोई तुम्हें बुक ऐसे मिल भी गई तो तुम रट भी नहीं पाओगे, और रट भी लोगे तो रट लेने से वोकैब किसी की इंप्रूव नहीं हो जाती। अगर तुमने 1000 वर्ड रट रखे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी वोकैब अच्छी है, ठीक है। तो बस मेरा तो यही है कि भैया पढ़ने की आदत डालो। आई एम एन इंग्लिश टीचर एंड 7 to 8 12th चैप्टर इज सफिशिएंट फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। और मैंने राजस्थान वीडियो में 10 में से 10 स्कोर किया। हाँ बिल्कुल अच्छे हैं भाई, बिल्कुल अच्छे हैं। जो 7th 8th की अपनी बुक्स होती है ना, 7th 8th की बुक्स कहता हूँ मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ, 7th 8th की क्यों कहता हूँ, 9th 10th क्यों नहीं कह देता। 9th 10th इसलिए नहीं कहता क्योंकि 9th 10th में फिर आ जाते हैं सीबीएसई की बुक्स, वही सीबीएसई की जो बुक्स होती हैं प्रेस्क्राइब्ड हो जाती हैं। 7th 8th में क्या होता है, प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक्स चलाते हैं स्कूल वाले। प्राइवेट स्कूल्स जो होते हैं वो, उनको पैसा मिलता है, उनको कमीशन मिलता है बुक्स पे। तो वो क्या करते हैं कि जो बुक 50 रुपये की छपती है वो बच्चों को 350-400 रुपये की मिलती है। उसमें स्कूल वाले भी अपना कुछ ना कुछ लेते हैं।
खैर वो तो इंडिया में ऐसे ही चलता है, ठीक है। लेकिन वो जो बुक होती है ना, वो अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक होती हैं, अच्छा कंटेंट होता है, अच्छी एक्सरसाइजेज होती हैं। और जो सरकारी स्कूल में किताबें मिलती हैं वो फॉर्मेलिटी के लिए होती हैं, उनमें गिनी चुनी एक्सरसाइजेज होती हैं, कोई बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइजेज भी नहीं होती हैं, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन लिख दे, इनके आंसर लिख के दिखाओ, बस खत्म। उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स, क्रॉसवर्ड पजल्स, मैच द वर्ड्स, ऐसी कोई एक्सरसाइजेज नहीं होती, कहीं वोकैब की भी नहीं होती। वो फॉर्मेलिटी है, वो मतलब गवर्नमेंट तो फॉर्मेलिटी करते हैं, तुम लोग जानते हो, ठीक है। गवर्नमेंट को ना तुम्हें पढ़ाना है ना लिखाना है, तुम अपने आप पढ़ लो, ठीक है। मेहनत करके, चाहे सरकारी स्कूल में पढ़ लो, चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़ लो, चाहे कोचिंग के साथ पढ़ लो, चाहे यूट्यूब पे पढ़ लो, चाहे बिना कोचिंग के पढ़ लो। तुम्हें पढ़ना है, तुम्हारी गरज है तो पढ़ लो। गवर्नमेंट तो तुम्हें पढ़ाती नहीं, देखो सीधी सी बात है, ना गवर्नमेंट टीचर्स पढ़ाते हैं। कोई बिरला एक आधा हो बेचारा मन से पढ़ाता हो तो एक अलग मसला है, बट इन जनरल तो लोग आपको पढ़ाना नहीं चाहते। तुम्हारी अपनी गरज है तो पढ़ लो, दूसरे की किसी की गरज नहीं कि वो तुम्हें पढ़ाए सिखाए। आ रही बात समझ में? तो जो प्राइवेट स्कूल्स में बुक्स मिलती हैं 7वीं 8वीं में, वो प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक्स होती हैं। अब प्राइवेट स्कूल्स पैसे कमाने के चक्कर में इन बुक्स को चला तो देते हैं, लेकिन वो होती हैं अच्छी बुकें, तो उनको ले लो, कहीं से भी ले लो। 9th-10th में फिर वही CBSE की बुक्स आ जाती हैं, वो फॉर्मेलिटी है, उनमें कुछ है नहीं। मैं बिहार बोर्ड के बच्चों को पढ़ाता हूँ तो वो बुक हेल्पफुल होंगी, क्योंकि आप तो अकेडमी की बुक प्रेफर करते हो, प्राइवेट। हाँ, मैं एकेडमिक्स की बुक से कहता हूँ, बिल्कुल बच्चे। प्राइवेट स्कूल्स में जो बुक्स चलती हैं इंग्लिश की, वो आप पढ़ो, वो बच्चों को पढ़ाओ, सबसे अच्छी है, सबसे अच्छी चीज़ है। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, पढ़ने से अच्छा है पढ़ाओ, पढ़ने से अच्छा है पढ़ाओ। कोई बच्चे पकड़ लो 6ठी 7वीं 8वीं के, और उनको पढ़ाओ इंग्लिश बुक से। उनको पढ़ाओगे, बच्चों का भी फायदा होगा, सही से पढ़ाओगे तो, और तुम्हारा भी फायदा होगा। चलो ठीक है, अब आज के लिए इतना ही, फिर कभी दोबारा बात करेंगे। चलो जाने दो, मेरी सुबह क्लास भी असल में, ठीक है, वो ऑफलाइन बैचेस थे, उनकी आजकल क्लास ऑनलाइन लेनी पड़ रही है, तो सुबह उनकी क्लास भी है। कौन सी? BMW कैसी है? छोड़ नाटक। चलो ठीक है, अब जाओ, किसी के लिए मेरे से बुरा मत बोलो, ठीक है, आदमी बुरा मान जाएगा। ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं बच्चों को, इसमें कुछ नहीं रखा है, ठीक है। जो तरीका बता दिया, अच्छा लगे तो फॉलो करो, नहीं अच्छा लगे मत करो, ठीक है। चलो अब चलता हूँ बच्चों, फिर मिलता हूँ आप लोगों को जल्दी अगले सेशन में, ठीक। सब्जेक्ट वाला एग्रीमेंट अभी बड़ा चैप्टर है, आपको धीरे धीरे पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। और गुड नाइट एवरीबॉडी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बच्चों, थैंक यू।